लोग उतना फाइनेंस को डिस्कस नहीं करते हैं, उसकी उतनी प्लानिंग नहीं करते हैं। किसी के पास है तो दिखाना नहीं चाहेगा और जिसके पास नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में एक आमजन सबसे बड़ी गलती करता कौन सी है? दो चीजें देखी जाती है, या तो वो मल्टीपल लोन लेके ईएमआई भर नहीं पाते, या फिर कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। आप इससे कितना सहमत हैं? लोन लेना चाहिए। आज आप 5 लाख का काम करें, हो सकता है कल 50 करोड़ का करें, 100 करोड़ का काम करें, तो आपका अगर बैंक के साथ लाइजिंग अच्छी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप उस बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने ग्रोथ की है जो बिना लोन की है। सही कंपनी या सही प्लान चूज करते वक्त वो कौन से टॉप 3 या टॉप 4 पैरामीटर हैं जो हमेशा में बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए? प्लान ले रहे हैं तो आपको एक तो ये चीज जरूर चेक करनी है कि कंपनी का क्लेम रेशियो जो है वो कैसा है। कौन से लोन्स होते हैं जो नहीं लेने चाहिए? हेलो एवरीवन, मैं अजय शेखावत एक बार फिर से आप सबके लिए लाया हूं आपका अपने चैनल पे एक नया पॉडकास्ट। मैंने आज तक बहुत सारे अलग अलग फील्ड के पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेजमेंट, लोन, इंश्योरेंस, इनसे रिलेटेड पॉडकास्ट मिसिंग था हमारे चैनल पे। आप सबने अपने आसपास जीवन में पैसे की महत्वता को जरूर समझा होगा और लोगों को कई बार ये बोलते सुना होगा यार कि पैसा ही सब कुछ है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यार नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन एक कहावत है या एक डायलॉग है जो मैं आपके सामने बोलने के बाद ही इस पॉडकास्ट को शुरू करूंगा कि माना कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम पैसा खुदा से कम भी नहीं। और जब हम बात करते हैं पैसे की तो उसके मैनेजमेंट को हम बोलते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट। और उस फाइनेंस मैनेजमेंट के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, उनमें जो दो सबसे बड़े पिलर्स हैं वो हैं लोन प्लानिंग और आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग। और इन दोनों ही पिलर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, पर उन सबसे पहले समझेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट को। और इन सबको समझाने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जो कि श्री करणी कृपा फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं और हेड हैं, राजेंद्र सिंह चारण जी। और मैं और ज्यादा आप सबको बोर ना करते हुए उनका स्वागत करता हूं तहे दिल से। और एक बार आपका मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इन सब विषयों पे हमारे साथ बात करने के लिए राजी हुए। और आपने ये भी कहा कि आप दिल खोल के इन मुद्दों पे बताएंगे, और जो हमारी ऑडियंस है जो इन सब पे आपकी राय सुनेंगी, वो शायद आज के बाद या इन मुद्दों को आपसे समझने के बाद अपने जीवन के लिए फाइनेंस और पैसे से जुड़े जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो सही ढंग से ले चुके होंगे। इन्हीं सब चीजों के साथ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र सिंह जी। धन्यवाद शेखावत साहब जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे को इस मुद्दे पे बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। इसके लिए शेखावत साहब आपका बहुत बहुत आभार। मैं मेरी बात शुरुआत करने से पहले, जैसा कि मेरी फर्म का नाम है श्री करणी कृपा, मातेश्वरी का नाम है, तो एक उन्हीं की लाइन पे बात स्टार्ट करूंगा कि सुख देणु दुख मेटणु माँ करणी को नाम। तो मातेश्वरी के नाम से हमने तो ये काम सारा स्टार्ट किया है, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से सारा काम बहुत व्यवस्थित है। तो आपका फिर से एक बार आभार कि आपने मुझे इन मुद्दों पे बात करने के लिए बुलाया। हम भी कई बार सोचते हैं कि कोई हमारी बातों को, इन चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बात करने के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समझाइश की ज़रूरत है। तो धन्यवाद। ओके राजेंद्र जी, मैं मतलब इन सब मुद्दों पे जो होता है ना कि एक फॉर्मल पॉडकास्ट का जो तरीका होता है कि हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बट मैं इस आज की अपने जो डिस्कशन को ना बहुत ही ऐसा रखना चाहता हूँ कि एक आम जन जो हमें सुने ना उसको भी समझ में आए। क्योंकि आज भी हमारे भारत देश में मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है बहुत ही नीचे है, या मैं कहूँ बहुत ही कम है। जबकि सबको पता है कि पैसा हमारे जीवन में, चाहे वो सुख की बात हो, खुशियों की बात हो, परिवार को साथ में लेके चलने की बात हो, पैसा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बावजूद लोग उतना फाइनेंस को डिस्कस नहीं करते हैं, उसकी उतनी प्लानिंग नहीं करते हैं। आपके हिसाब से हमारा देश कहाँ पे छड़ा हुआ है? फाइनेंस पैसों से जुड़ा हुआ है, शब्द पैसों का है, और पैसे एक ऐसी चीज़ है, आज भी कोई व्यक्ति अगर किसी के पास है तो दिखाना नहीं चाहेगा, और जिसके पास नहीं है वो ये बात बताना नहीं चाहेगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, या है तो वो ये नहीं कहेगा मेरे पास पैसे ही पैसे हैं। इसीलिए इस चीज़ पे कभी अधिकतर चर्चाएं नहीं होती, और बिना चर्चा के कोई भी मुद्दा हो, चाहे जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, तब तक अपन उसको कैसे जानेंगे कि इसके अंदर क्या अच्छा है और क्या खराब है। तो ये मुद्दा एक ऐसा है फाइनेंस का, इसके बिना, जैसा कि अभी आपने बोला, पैसे माँ बाप नहीं है, लेकिन माँ बाप से कम भी नहीं है। बिना पैसों के कोई भी काम नहीं हो पाता है। खैर, माँ बाप तो सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन पैसों की भी उतनी ही जरूरत है जीवन जीने के लिए। पैसों के बिना आज आप अपनी लाइफ स्टाइल है, अपन क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या अपन प्लानिंग कर रहे हैं, सब की सब इन चीजों से, ये फाइनेंस और इंश्योरेंस, ये दो चीजें एक गाड़ी के दो टायर है। बिल्कुल सर। अगर दोनों गाड़ी में से, दो टायरों में से अगर एक टायर में से हवा निकल जाएगी, तो दूसरी वाली भी व्यवस्थित नहीं रह पाएगी। तो ये दोनों एक आपस में
जुड़े हुए मुद्दे हैं। बिल्कुल सर। आज जो भी कोई बात करता है उसको अलग अलग सेक्टर में देखता है। अ, मेरा जिस जो फील्ड है, इस फील्ड में मेरे जो साथी लोग और भी काम करते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि कोई फाइनेंस का काम कर रहा है तो केवल फाइनेंस से ही रिलेटिव ही बात करेगा, उससे इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है। या फिर कोई इंश्योरेंस का काम कर रहा है तो केवल इंश्योरेंस की बात करेगा। मैंने एक ये सोचा, ऐसा प्लान किया कि फाइनेंस, इंश्योरेंस इन दोनों को मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाऊं, और फाइनेंस और इंश्योरेंस इन दोनों के लिए व्यक्ति के पास पैसे होना जरूरी है, दोनों ही मुद्दे में पैसे होना जरूरी है। तो इसका तीसरा जो है फाइनेंस, इंश्योरेंस और प्लेसमेंट, ये तीनों को मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया। तो इनसे रिलेटिव जितनी सारी चीजें हैं वो हम एक प्लेटफॉर्म पे उस पे चर्चा करते हैं, और अपने कस्टमर और अपने मित्र और परिवारजनों को सबको इसमें लेके बताते हैं कि इस तरह नहीं, ऐसे करो। नहीं, ये बात एकदम सही है, क्योंकि मैं अगर अपनी ही अपब्रिंगिंग की बात करूं तो हमने बचपन से क्या देखा है, पैसे की अगर बात होती है तो उससे जुड़ा हुआ जो एक मुद्दा होता है सिर्फ उसी की बात होती है। जैसे लोन ले रहे हैं तो सिर्फ लोन की बात हो रही है, इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज की इंश्योरेंस की बात हो रही है। जैसे कार की इंश्योरेंस मैंडेटरी है तो बस उतनी ही लेते हैं, है ना। उसके बाद में अगर आपकी खुद की जो टर्म इंश्योरेंस है उसकी अगर लोगों को मतलब मैंडेटरी नहीं है तो लोग नहीं लेते हैं। तो कहना मतलब क्या, लोन को अलग रखते हैं, इंश्योरेंस को अलग रखते हैं, और बिल्कुल। पैसे के जो जमा पूंजी को सेविंग करने की बात रखते हैं उसको अलग रखते हैं। लेकिन अलग ये सब चीजों को जब अपन जोड़ते हैं तब जाके एक पूरा प्रॉपर फाइनेंस प्लान बनता है। प्लान बना। तो अपन इन सब मुद्दों पे और चर्चा करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी जो फर्म है श्री करनी कृपा एसोसिएट्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कब स्थापित किया आपने, और जैसे कि आपने अपना उद्देश्य तो बता ही दिया कि आपने क्यों की, लेकिन कब स्थापित की, कितने साल हो गए, आप ऑलरेडी राजस्थान में या जहां जहां पे भी आप काम करते हैं, थोड़ा सा वो एक बार आप मुझे ब्रीफ में बताएं। फिर मैं आपसे इस फील्ड के बारे में जो मेरे मन में सवाल हैं और शायद हमारी ऑडियंस के मन में बिल्कुल सवाल बिल्कुल। हैं अपन उन पे बात करेंगे। मैं तो इस फील्ड में सन 2002 से हूँ। अच्छा। 2002 से मैं इंश्योरेंस का काम देखता था। इंश्योरेंस करते-करते कभी-कभार क्या होता था, जब हम किसी कस्टमर के पास जाते थे तो उनका एक जवाब आता था कि पैसे नहीं है, इंश्योरेंस कैसे करवाएँ? ऐसे चलते-चलते 1-2 मित्र, आप जैसे कोई मित्र मिले, उन्होंने बोला पैसे नहीं है तो तू पैसे देने का काम स्टार्ट कर लेना। हाँ, तो पैसे इंश्योरेंस में तो पैसे हम लेते हैं, सही बात है। फाइनेंस में हम पैसे देते देते हैं। हैं। तो जब किसी कस्टमर के पास गए, किसी ने बोला पैसे नहीं है, तो हमने बोल दिया ले लो। ले लो, हमारे पास और वो भी कोई बोल व्यवस्था रहा है। पैसे खूब पड़े हैं, हाँ, लोन के लिए गए तो बोला पैसे खूब पड़े हैं, हाँ। तो सर इंश्योरेंस करवा लो। तो हमने इन दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ दिया। स्टार्टअप हमारा 2002 में हुआ था। मैं फिर साथ में मेरे आइडल हैं गजेंद्र जी मेहनोत, जिन्होंने मेरे को इंश्योरेंस के बारे में जानकारी बताई। इंश्योरेंस एक सेवा का काम है। इंश्योरेंस को व्यक्ति ध्यान से सुनता नहीं है। एक कहीं मैंने पढ़ा था चुटकुला कि जब से मेरे घर पे पहले बहुत मेहमान आया करते थे। जब से मैंने बाहर बोर्ड लगाया कि हम इंश्योरेंस का काम करते हैं, लोगों ने आना-जाना बंद कर दिया। तो इंश्योरेंस जो है अक्सर गाँव का या लोगों का, जो अब तो और भी बहुत कुछ लोग जो है इंश्योरेंस को लेके थोड़ा-सा समझदार हो गए हैं, जागरूक हुए हैं। इंश्योरेंस का महत्व जानने लगे हैं, जागरूक हो गए। नहीं, पहले क्या होता था, इंश्योरेंस को थोपा जाता था। जैसे आप अगर बाइक लेके जा रहे हो, तो आपको हेलमेट जो है थोपा जा रहा है, जबकि आपको पता है कि हेलमेट आपका जीवन रक्षक है। बिल्कुल, आप कार लेके जा रहे हो, सीट बेल्ट आपको थोपा जा रहा है। थोपा का मतलब डर है कि कहीं चालान ना हो जाए। करेक्ट, बाकी ये आपकी जीवन रक्षक के लिए बनाई हुई चीज़ है। ठीक इसी तरह इंश्योरेंस भी ऐसी चीज़ है, जो आपके बुरे समय में काम आती है। बिल्कुल। तो फिर इंश्योरेंस से फिर हम आए फाइनेंस में। 2018 के अंदर फिर मुझे लगा कि मेरे को फाइनेंस और इंश्योरेंस को एक ही प्लेटफ़ॉर्म में ले आना चाहिए। तो फिर मैंने 2018 में श्री कर्णी कृपा एसोसिएट की स्थापना की, जो अभी 6 मई को 10 साल हो जाएँगे इसको। सही है। तो इस तरह से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी। तो फाइनेंस और इंश्योरेंस में यही अनुभव है हमारा। ठीक है। तो गाइस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अब हमारे सवालों के जवाब जिनसे सुनने वाले हैं, उनको करीब-करीब 24-25 साल का अनुभव है इस फ़ील्ड के अंदर। तो मुझे लगता है कि उनके जो अनुभव हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो आपके सवालों के जवाब देने में या आपके डाउट्स को क्लियर करने में बहुत काम आने वाला है। तो इन्हीं सब चीज़ों की उम्मीदों के साथ में मेरा जो सबसे पहला सवाल है, वो ये है कि फाइनेंस की दुनिया में एक आमजन सबसे बड़ी गलती करता कौन-सी है? पहले तो मैं बताऊँ फाइनेंस के लिए अपने को क्या चाहिएगा, तो क्योंकि फाइनेंस के लिए सबसे पहले जो है 2 चीज़ें देखी जाती है। एक आपकी नियत, जिसको हम सिविल की तरह बोलते हैं कि सिविल है। सिविल एक वही चीज़ हो गई, जैसे कि पहले गाँव में हम किसी से पैसे उधार लेते थे। एक व्यक्ति से उधार लेने के बाद में अगर हमने उसको समय पे दे दिया, तो आप गाँव में 2, 3, 4, 5 व्यक्ति से और ले पैसे ले पाओगे। सकते थे, और अगर हुँ, आपने एक को भी टाइम पे नहीं दिया, तो आपका वहाँ गाँव में बैकग्राउंड। अब वही कहानी, जो सिविल की जो कहानी है, वो बैंकों के साथ स्टार्ट हो गई है। हुँ, अब आपने अगर बैंक से, फाइनेंस से अगर कुछ पैसे लिए हैं, अगर आप उसको समय पे नहीं देते हैं, तो वो सिविल रिकॉर्ड पे चढ़ता है और फिर दूसरा बैंक भी आपको देने से मना करता है। तो सबसे बड़ी गलती व्यक्ति कई बार बिना जानकारी के
कभी कभार मित्रों के बहकावे में भी आके, या कभी कभी अपने ईगो के हिसाब से लोन लेने के बाद बोल देते हैं कि नहीं भरते हैं, क्या क्या होगा। वो उस टाइम उनको इस चीज का इतना ज्ञान नहीं होता कि भविष्य में यही चीज काम आनी है। तो सबसे बड़ी गलतियां जो अक्सर लोग कर लेते हैं, या तो वो मल्टीपल लोन लेके ईएमआई भर नहीं पाते, या फिर किसी के बहकावे में आके अगर उसको गलती से भरना बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है कि उसको अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो साफ सुथरा साफ रखना चाहिए। सुथरा। तो ये गलती हमें समझ में आ गई कि आप किसी ना किसी कारण से अपने लोन चुकाने की जो कमिटमेंट है आप उसको ब्रेक करते हैं और आपका सिबिल आप खराब कर लेते हैं। उससे फ्यूचर में जो मिलने वाला लोन होता है वो आपकी इश्यू आने आने वो लगते हैं इश्यू उसमें आएगी, वो उसकी और अब आप समस्या स्टार्ट हो जाएगी आपकी। स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे कि एक मिथ बोल लो या एक इश्यू बोल लो, आप इसमें ज़्यादा अच्छे से समझा पाएँगे कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि कर्ज़ लेना ही नहीं चाहिए। आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं सर, देखिए पहले क्या होता था कि जैसे किसी को मकान बनाना था, तो पहले क्या होता था, हम 10 साल पैसे इकट्ठे करते थे। हुँ, व्यक्ति 30 साल की उम्र में कमाना स्टार्ट करता था, 40 साल की उम्र तक वो पैसे इकट्ठा करता मकान बनाने के लिए। फिर वो 40 साल के बाद वो मकान उन पैसों से बनाने की प्लानिंग करता, तो उसने जो 10 साल में जो इकट्ठा किया, हुँ, उन्हीं का वो मकान बनाएगा। हुँ, अब थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया है। उल्टा क्या हो गया है? अब आप पहले मकान ले लो और उन 10 साल में उस पैसों को चुका दो, तो आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो 10 साल पहले से ही एक अच्छी हो जाएगी। ये लोन जो है, लोन में जो होम लोन है, ये भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारी टैगलाइन भी आपने देखी है कि सपने आप देखो, पूरे हम पूरे करेंगे, होंगे। क्योंकि बात है जज़्बातों की। तो फाइनेंस में और जज़्बात में ये दोनों आपस में कैसे मैच है? ये ऐसे है कि किसी अगर कोई व्यक्ति मकान बनाता है या मकान खरीदता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो पैसे हम देंगे, इसके लिए उनका सपना, जो मकान का सपना है, वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल, जज़्बात कैसे है? वो उस मकान की प्लानिंग जो है, जिस दिन से समझदार हुआ, उस दिन से ये हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक मेरा खुद का खुद घर का हो। मकान। तो वो उससे भावनाएँ जुड़ गई। तो मेरे हिसाब से तो लोन लेना चाहिए। बिना लिए बिना लोन लिए आप जो है ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। ओके। आज आपको अगर पैसों की ज़रूरत है, आप मित्रों से कितना ले सकते हैं और हुँ, वो अपने को कितने दिन के लिए दे सकते हैं। आपका अगर बैंक के साथ में अगर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, आज आप 5 लाख का काम कर रहे हो सकता है कल 50 करोड़ का करें, 100 करोड़ का काम करें, तो आपका अगर बैंक के साथ लाइज़िंग अच्छी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप उस बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं। आज बड़े-बड़े कोई आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ऐसा कोई नहीं है जिसने ग्रोथ की है, जो बिना लोन किए। सही बात। आज बड़े-बड़े लोग हैं, आप नाम आपको भी पता है, सबको हाँ, पता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो लोन तो लेना चाहिए, बिना लोन लिए। अच्छा, लोन लेने से एक बेनिफिट और है, आपके पास में आप 20,000 कमा रहे हैं या 50,000 कमा रहे हैं, अब आपने 10,000 की ईएमआई स्टार्ट कर दी, तो आपकी जो काम करने की वर्किंग क्षमता वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में चलेगा कि 50 तो मैं कमा ही रहा था, 10,000 का खर्चा और स्टार्ट हो गया है। तो हाँ। आपकी इनकम जनरेटिंग बढ़ेगी, आपकी थोड़े दायरे बढ़ेंगे कि अच्छा मेरे को ये 10,000 और एक्स्ट्रा कमाने के लिए हुँ, कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। सही बात। तो मैं तो यही मानता हूँ। तो किस तरह के लोन नहीं लेने चाहिए? होम लोन तो चलो ठीक है, हम बहुत लोग बहुत बार सुनते हैं, भावनाओं से जुड़ा हुआ तो है ही है। हुँ। प्लस वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है कि आपने अपना घर लिया, अब आप संपत्ति की तरफ जाते हो और जैसे कि आपने बताया उससे एक अच्छी सेविंग की हैबिट भी डेवलप हो जाती है। लेकिन कुछ तरह के ऐसे लोन भी बोले जाते हैं कि जो नहीं भी लेने चाहिए और इंसान जो है भावनाओं में बह के और कई बार वो कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए। वो कौन से लोन्स होते हैं जो नहीं लेने चाहिए? मेरे हिसाब से लोन कौन से नहीं लेने चाहिए नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि आप लोन क्यों ले रहे हो? हुँ, आप अगर लोन ले रहे हो तो उसकी पहले से कोई प्लानिंग बनाई है क्या? उन पैसों का आपका एंड यूज़ क्या है? हुँ, आप पैसे लेके, लोन लेके अगर आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो हुँ, या फिर आप मकान बना रहे हो, तो बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करो। तो लोन आपको मान लीजिए 9, 10, 11, 12 की रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है और आपका जो बिज़नेस है आपको वापस रिटर्न में 15 से 20% दे रहा है, तो लोन लेना ठीक है। हुँ। लेकिन अगर आप लोन लेके सिर्फ़ शौक में खर्च कर रहे हो, उसी पे आना चाह रहा था हाँ, मैं। जो शौक में खर्च करे वो चलो ठीक है भाई, 5 लाख का लोन ले लिया, अब घूम के आ जाते हैं, अच्छे कपड़े करवा लेते हैं। उस टाइप के लोन नहीं लेना चाहिए। हाँ, व्यक्ति को लोन ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए और आगे उसका एंड यूज़ उसके पास में होना चाहिए कि मेरे को इन पैसों का क्या यूज़ करना है। और दूसरा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो छोटे-छोटे जो ऑनलाइन लोन मिलते हैं, करेक्ट, 5,000, 7,000, 2,000, जो इमरजेंसी के लिए अपन ले तो लेते हैं, लेकिन उसमें कई बार अपने साथ फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड हो जाता है। तो जितना बच सके ऑनलाइन लोन से, जो छोटे लोन हैं, उनसे बचें, उनसे इंक्वायरियाँ, और छोटे लोन के हिसाब से उसकी थोड़ी वैल्यू भी डाउन होती है। हुँ, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे को ₹1000 उधार दो। हुँ, अब मैं किसी दिन आपके किसी पड़ोसी से माँगता हूँ, ₹1,00,000 दो। हुँ, तो पड़ोसी ये सोचेगा कि अच्छा मेरे पड़ोसी ने तो इसको 1000 ही दिए, हुँ, अब मेरे से 1,00,000 माँग रहा है, हुँ। तो एक बार वो सोचने लग जाएगा सही बात है। कि यार 1,000 का व्यक्ति आज 1,00,000 माँग रहा है।
तो बड़े लोन लेने से भी आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है कि बैंक ये देखता है कि अच्छा पहले का इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़े लोन का जो है अच्छा चला हुआ है। सही तो बात। छोटे-छोटे जो लोन अपन लेते हैं, ऑनलाइन जो लोन लेते हैं, एक तो वो ना लें और एक बिना ज़रूरत के, अगर आपको एंड यूज़ नहीं है, केवल शौक-मौज के लिए ले रहे हैं, तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सवाल मेरा कहीं न कहीं एक अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि आईफ़ोन लेने वाले जो ज़्यादातर यूज़र्स हैं, वो लोग हैं जो उन आईफ़ोन को शायद अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते अगर वन शॉट लेना होता। आज बिल्कुल। वो लोग 24 महीनों की, 18 महीनों की ईएमआई बनवाते हैं, उनकी सैलरी मुश्किल से 20-25 30,000 रुपए है और वो फ़ोन ले रहे हैं डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के। तो वो जो गलत कमिटमेंट है कि वो जो फ्यूचर की जो कमाई आने वाली थी, वो भी एक गलत जगह कमिट कर रहे हैं। उसे कुछ अच्छा कर पाते तो शायद वो उस चीज़ को वो पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, आप इसी बात पे मैं यही हुँ, कहना चाह रहा हूँ कि ये जो छोटे लोन में आ गया सर, हुँ। क्योंकि उनको नीड ही नहीं है आईफ़ोन की। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा-सा आपकी फ़र्म के और इस तरह के बिज़नेस के बारे में। जब हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंस की कंपनीज़ हैं, उनसे भी बड़े बैंक कितने सारे हमारे पास में हैं। बहुत गाँव तक, रूरल एरिया तक सरकार ने ग्रामीण बैंक भी बना डाले हैं। तो इन सारे बैंकों के और इन फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के होने के बावजूद भी, आप जैसी करनी कृपा जैसी फ़र्म्स को मार्केट में क्यों आना पड़ता है? ऐसी मतलब कहीं न कहीं कोई सिस्टम में गैप है जिसको आप पूरा करते हैं? सर सिस्टम का गैप का तो ऐसा है कि एक सिटी की तो बात एक अलग है, वो थोड़ा-सा अधिक इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, लेकिन गाँव के जो लोग हैं, उनको नहीं पता होता है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे आता है, हुँ, हुँ। कैसे सैलरी स्लिप आती है, हुँ, मतलब उनको वो मैनेज करना नहीं आता है। तो जब व्यक्ति जाता है, जैसे कि एक व्यक्ति है उसको लोन चाहिए, हुँ, तो वो दिमाग में एक ही बात लेके चलता है मेरे को गवर्नमेंट बैंक से पैसे मिल जाएँ। हुँ, अब गवर्नमेंट बैंक में जाएँगे तो उसको वहाँ वो सर्विस नहीं देंगे, वो जाके एप्लीकेशन देंगे, फिर स्टेटमेंट लेंगे, फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिएगा, वो फिर जाएँगे, तो उनको बार-बार बैंक के डॉक्यूमेंट के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे। अब हमारी जैसी फर्म है तो वो ये बोलते हैं कि आओ हमारे पास, हम आपको सामने बिठा के आपके सारे डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और आपकी पूरी प्रोफाइल को हम चेक करेंगे कि आपकी प्रोफाइल कौन से बैंक के लायक है। हर ओके। कोई व्यक्ति की 5 जैसे 5 उँगलियाँ एक समान नहीं होती, वैसे की वैसे ही हर कोई व्यक्ति का जो प्रोफाइल है, वो हर किसी बैंक के लिए नहीं बना हुआ है। हर व्यक्ति हुँ, का प्रोफाइल और बैंक अलग-अलग होता है। तो कस्टमर को कई बार ये नहीं पता होता है कि यार मेरे को तो जैसे मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट बैंक अच्छी रेट में 7-8 की रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन हो सकता था, लेकिन हुँ, उसको नहीं पता था कि ये लोन मुझे दे सकता है और वो किसी ऐसी बैंक में चला गया, एनबीएफसी में चला गया जहाँ उसकी 17-18 रेट लग गई। हुँ, या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को 17-18 के रेट से नीचे लोन होना नहीं है, प्रोफाइल नहीं है उस टाइप की हुँ, और वो बार-बार जा रहा है जहाँ 7-8 की रेट में लोन मिलता है वहाँ, तो उसको लगता है कि मेरे को लोन ही नहीं हो रहा है। हुँ। तो ऐसे में हम कस्टमर को पास बिठा के उसकी पहले पूरी जो प्रोफाइल है उसको देखेंगे और फिर हम बताएँगे, सारा उसका डॉक्यूमेंटेशन में हम पूरा हेल्प करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए, फिर उसको बताएँगे कि आपका इस तरीके से और ये बैंक आपको लोन करेगा। आपकी जो ज़रूरत है, ये एनबीएफसी कंपनी या ये बैंक वो पूरी करेगा और उसका प्रोसेस हम करवाते हैं पूरा। ये बात आपकी कस्टमर सही को है। इधर-उधर छुट्टी लेके हुँ, या अपना काम को बाधित करके बाधित करके इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको घर तक जाके उनको सर्विस देते हैं। सही बात है। मतलब ये तो मतलब मैंने खुद ने देखा है कि अ, मैंने खुद ने महसूस भी किया कि जब तक मैं कॉलेज में ही नहीं था, तब तक मुझे नहीं पता था कि बैंक और एनबीएफसी में फ़र्क क्या होता है। बिल्कुल। बैंक, एनबीएफसी, डीएसए क्या ये एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं कि एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं? एनबीएफसी जो खुद लोन दे रही है, वो किसी बैंक से पैसा लेके ही आ रही है या फिर बिल्कुल, हम किसी बिल्कुल। से एफडी में पैसा उठा रही है। और फिर डीएसए का क्या रोल होता है? क्या डीएसए बैंक के कॉम्पिटिटर से होते हैं? बाद में मुझे जब थोड़े बड़े हुए तब समझ में आया कि नहीं, ये सब एक-दूसरे के बिज़नेस में जुड़े हुए होते हैं और डीएसए का तो बहुत बड़ा रोल ये है कि जो इंसान जैसे आपने कहा समय नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, अगर वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है या ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे उसके पास सारी सुविधाएँ नहीं है, सारा ज्ञान नहीं है और वो अपना जो भी छोटा-मोटा काम है उसको छोड़ के बैंकों के चक्कर रोज़-रोज़ नहीं लगा सकता है। सही इंटरेस्ट रेट मुझे कहाँ पे मिलेगी उसको इसका ज्ञान नहीं है और ये बिल्कुल। सब वो पता करने जाए उससे अच्छा ये है जैसे हम दवाई के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, हुँ, हम लोन लेने के लिए भी एक एक्सपर्ट फाइनेंस वाले के पास ही जाएँ और बिल्कुल। उनकी गाइडेंस में हम वो सही चीज़ करें। लेकिन इन सब के बीच में कहीं न कहीं फिर भी जो ये पूरा अपना जो फाइनेंस का सिस्टम है, उसमें लोन कराने वाला सिर्फ़ इतना फ़ोकस रखता है कि यार बस मैं लोन करा दूँ, मेरा तो इसमें कमीशन आ जाएगा, है ना? इंश्योरेंस बेचने वाला वो सोचता है कि बस मैं तो इंश्योरेंस करा दूँ, मेरा इसमें कमीशन आ जाएगा। लेकिन आप इन सब से अलग क्या करते हैं कि जब आप उनको ये दोनों ही चीज़ें जब दिलवाते हैं, आप उनको और क्या समझाने की कोशिश करते हैं अपनी सर, सर्विसेज़ में? पहले बात तो मैं ये बता दूँ कि ये एक मिथक है कि हाँ, सामने वाला इंश्योरेंस बेचने वाला या फाइनेंस करने वाला, वो केवल ये सोचता है मैं मेरा लोन करा दूँ, इनका कस्टमर का लोन करा दूँ, मेरा कमीशन आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अच्छा ऐसा नहीं है? कोई भी एडवाइज़र हुँ, ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरे कस्टमर का नुकसान हो। देखिए, एक डीएसए चैनल जो होता है, वो बैंक का बेनिफिट नहीं देखेगा, वो अपने कस्टमर का बेनिफिट देखेगा। क्यों देखेगा? डीएसए के पास में अगर किसी लोन के लिए या इंश्योरेंस के लिए कोई कस्टमर आता है, तो कहाँ से आता है?
पुराना कस्टमर जो होता है वही हमारे पास में रेफरेंस से वापस भेजता है कि मैंने कर्णिकर पास से लोन लिया था भाई, और मेरा अच्छा सा हो गया था, और मेरे को भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी, तू भी वहां जाके ले ले। अब अगर वहां हम ये देखें कि नहीं अपना तो लोन हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी लगे, पीएफ कुछ भी लगे, तो वो कस्टमर हमारा रेफरेंस ही नहीं देगा। अच्छा। तो हम तो हमेशा ये देखेंगे कि कस्टमर का कहाँ बेनिफिट हो सकता है, कहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है, कहाँ प्रोसेसिंग फीस के पैसे कम हो सकते हैं, कहाँ इंश्योरेंस में जितना जरूरत है उतना ही लगे, कस्टमर को कहाँ कम भागदौड़ करनी पड़े, ताकि वो हमारे बारे में बाहर जाके अच्छा बोले, और अच्छा बोलने से हमारे पास 2 कस्टमर और अच्छा है। बैंक वाले तो हमसे फाइल लेके चले जाएंगे, वो क्यों कहेंगे कि वहां से लेके जाओ। नहीं, मैं ये पॉइंट ना इससे एक्चुअली मैं जो मेरी ऑडियंस को समझाना चाहता था, वही समझाना चाहता था कि उनके दिमाग में भी ये मिथ होता ही है कि जो इंसान धंधा खोल के बैठा है, बस वो मुझे लूटने के लिए बैठा है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपका भला करने में भी उसकी भलाई है। स्पेशली रेफरेंस बिज़नेस मॉडल रेफरेंस जो है बिजनेस, वो, बिल्कुल ये बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनके पास में तो बड़ा-बड़ा ऐड का बजट होता है। आईपीएल चल रहा है तो ये ऐड करने आ रखे हैं, बिल्कुल सर। वर्ल्ड कप चल रहा है या मूवीज़ आ रही हैं, ये हर जगह ऐड कर सकते हैं। एक छोटा डीश है जो आपके घर तक आके आपको पर्सनल टाइम देके आपकी इतनी मदद करता है, उसके पास में शायद इतना बड़ा ऐड बजट कभी ना हो। नहीं हो। तो वो हमेशा रेफरेंस पे चलता है, तो वो अपने कभी कस्टमर का बुरा नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो ये जो बहुत बड़ा मिथ है, ये इसको क्लियर करने के लिए मैंने सवाल लिया था कि सिंपल सी बात है, जैसे आपके आस-पास में जो एक डॉक्टर होता है, आपको कोई बीमारी होती है, आप सबसे पहले ढूँढते हो कि आपके आस-पास में क्या वो बीमारी किसी को हुई थी? और आप उनके पास जाके बोलते हो कि आप जिन डॉक्टर के पास गए थे, क्या हम वहाँ उनके से पास आप जाएँ हाँ, क्या? हाँ। और वहाँ आपका पे वो कैसा ब था व्यवहार, हाँ, कैसा था आपका, और उनसे आपको कुछ रिलीफ मिला क्या? रिलीफ मिला कि नहीं मिला। तो लोगों को हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंसान मुझसे 2% जो भी ले रहा है, उससे कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप ये देखो उस 2% के बदले में आपका कितना भला हो रहा है। बिज़नेस में फ़ायदा तो सबको होना है, तभी तो बिज़नेस करने बैठा है। तो बिल्कुल। मेरा पॉइंट वो मैं क्लियर करना चाहता था और आपने उसको बहुत अच्छे से बताया कि हाँ, वो जो पूरी स्टडी है, जो पूरी काउंसलिंग है, वो जो आप करते हो, उसमें उस कस्टमर का ही बहुत बेनिफिट है। लेकिन इस पे एक और सवाल है, जो आजकल इंटरनेट पे बहुत गज़ब का चलता है कि आप होम लोन को या किसी भी लोन को जल्दी-जल्दी पे करने की कैलकुलेशन समझाते हैं। तो क्या होम लोन को या किसी भी लोन को जल्दी चुकाने में या अलग-अलग लोन के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी हो, तो आप उसको थोड़ा समझाएँगे कि कौन-सा लोन जल्दी चुकाने में हमारा फ़ायदा है और कौन-सा नहीं? सर मेरे हिसाब से तो अगर एक बार आपका लोन हो गया है, हुँ, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है और पैसों की, हुँ। तो आपको जल्दी नहीं चुकाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपके जो खर्चे लगने थे, हुँ, पीएफ, इंश्योरेंस, बीमा वगैरह वो सारे हुँ, लग चुके हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, हुँ, तो आप उसको कहीं इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दीजिए। हुँ, हुँ, पार्ट पेमेंट करने की बजाय आप उन पैसों का इंश्योरेंस करवा लीजिए, आप एफडी करवा लीजिए। एफडी 6 साल में डबल हो जाती है। हुँ, तो वो बढ़ते-बढ़ते जब तक इधर आपका जो बेनिफिट होगा, आपने जो पार्ट पेमेंट की करने की वजह से अगर आपने 50 लाख बचाया है, हुँ, तो आप अगर एफडी करा के उनको जो पार्ट पेमेंट कर रहे हो, अगर उनको चालू करते हो, तो वही 20 साल में 50 लाख की जगह 1 करोड़ हो जाएगा। हुँ। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा मनी आ गई लोन लेने के बाद, तो आप उसको पार्ट पेमेंट करने के बजाय उसको इन्वेस्ट कीजिए, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए। इंश्योरेंस डबल बेनिफिट देता है, वो आपको लाइफ कवर भी देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है, टैक्स में छूट भी देता है। अच्छा। तो आप उन पैसों को वहाँ मत डालिए, पार्ट पेमेंट में। हुँ। तो अगर मैं आपकी बात का सार निकालूँ तो कहना मतलब आपका ये है कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हमें इस होम लोन के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रिटर्न मिलना है, बिल्कुल, तो फिर हम हमेशा उधर की तरफ जाएँ, उधर की लोन को जल्दी चुकाने की गलती ना करें। ना करें। ठीक है। एक होम लोन जब आजकल बैंक वाले करते हैं या कोई भी कराते हैं, तो साथ में उस होम लोन की इंश्योरेंस भी वो बेचने की कोशिश करते हैं, कि भई आपने जैसे 50 लाख का होम लोन लिया तो इस 50 लाख का भी आप इंश्योरेंस करा लो। क्या ये चीज़ सही है? ये बिल्कुल सही है सर। क्या फ़ायदे हैं सर इसके? मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपने होम लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया, किसी भी प्रकार का आपने लोन लिया, तो उसको इंश्योर्ड लेना चाहिए। हुँ, क्योंकि कल को अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई हुँ, और अगर वो इंश्योर्ड नहीं होगा, हुँ, होम लोन लिया आपने, अगर वो इंश्योर्ड है और जो मेन कमाने वाला व्यक्ति अगर वो किसी वजह से नहीं रहा, हुँ। तो अगर इंश्योरेंस नहीं है तो बचा हुआ पूरा अमाउंट उसके नॉमिनी को चुकाना पड़ेगा, और या अगर फिर वो वो घर नहीं ले जाएँगे। चुकाएगा, तो उसके मकान के ताले लग जाना है, हुँ, क्योंकि कंपनी ने पैसे दिए वो तो वसूल करेगी। बस। अब वो अगर उसका इंश्योरेंस करवा लेता है, तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई, हुँ, तो उसके नॉमिनी को इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंश्योरेंस से वो जितना लोन लिया था, वो सारा लोन जो है वो माफ़ हो जाएगा, और आपने जो अब तक भरा था, उन्होंने अब तक भरा था, मान लीजिए 10-20 साल का लोन था, 10 साल भरा और उसके बाद ऐसा कुछ हो गया, तो 10 साल में आपने जो जमा कराया वो नॉमिनी को रिटर्न मिल जाएगा, और जो लोन हुआ था वो माफ़ हो जाएगा। अच्छा, तो जो जमा किया हुआ है वो भी रिटर्न मिल जाएगा अब? हाँ, क्योंकि ओके। इंश्योरेंस तो आपका मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया तो 50 लाख का है पूरा। हाँ, हाँ, हाँ। तो कवर तो पूरा करेगा ना। तो मेरा ये मानना है, और मैं तो इंश्योरेंस बैकग्राउंड का हूँ, तो कभी हुँ, किसी को मना ही नहीं करता, और उसमें कोई बैंकर्स का बेनिफिट नहीं है। वो एक कस्टमर का ही बेनिफिट है हुँ, कि उसको कल को कोई मिसहैपनिंग होती है, तो बच्चों को या उनकी फैमिली को ये परेशानी से ना जूझना पड़े कि ईएमआई आ गई है, या
रिकवरी वाले घर पे आ रहे हैं। वो पहले से ही इमोशनली टेंशन में होते हैं, घर से एक बंदा जो कमाने वाला था वो चला गया और ऊपर से अगर वो इंश्योरेंस नहीं होगा तो रिकवरी वाले वो रहेंगे, सही बात है। तो और डबल परेशान हो जाएँगे। तो ठीक। इंश्योरेंस अच्छा होता कितना है? पूरा का वो तो जैसे 20 साल के लिया है, 1 लाख का मान लो इंश्योरेंस आ रहा है तो उसको आप 20 में कन्वर्ट करो न कितने से पैसे लगते हैं? सही बात है। 50 लाख लोगों की मोटा-मोटी शायद 1000-1500 रुपए महीना एक्स्ट्रा महीना एक्स्ट्रा आ ब्याज रहा बनता है, है। एक्स्ट्रा आ रहा है। लेकिन आप 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा देके 50 लाख का 50 लाख कवर ले रहे हैं आप। कवर ले रहे हो और आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार के कोई हेडेक नहीं है। जो पैसा गया वो तो आएगा ही आएगा प्लस घर भी आपके पास ही रह गया घर भी आपके पास। और बुरे समय में हुँ। इससे बढ़िया मदद वो इंसान शायद जीते जी नहीं कर पाता, वो जाने के बाद में भी आपकी मदद कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंश्योरेंस समाज सेवा भी है। सही बात है। जब व्यक्ति नहीं होता है हुँ, जब व्यक्ति नहीं होता है, अगर उसकी किसी अकस्मात डेथ हो जाती है, तो परिवार में जो सबसे साथ खड़ा होता है, वो इंश्योरेंस वाला बंदा ही होता है। एक मित्र, एक परिवार कितने दिन तक किसी व्यक्ति का कितने दिन तक खर्चा चला सकता है। सही लेकिन बात अगर है। व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है और वो चला गया, तो पीछे से उनके बच्चों को एक बार के लिए बहुत मोरल सपोर्ट मिलेगा। सही बात है। इसलिए इंश्योरेंस जो है, वो जीवन के साथ और बाद में कहा जाता है। बिल्कुल। तो साथ तो ऐसे है कि अगर आपने अच्छे से भरा, तो हाँ, आपको रिफंड मिल जाएगा, सेविंग हो गई आपकी, जो हाँ, बुढ़ापे में काम आ जाएँगे सही बात है। और कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो बच्चों के वो पैसे आ जाएँगे। ठीक है। एक और मतलब सवाल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ज़्यादा है ये, कि जैसे मान लो मैंने एक होम लोन तो ले लिया, अब एक घर हो गया मेरे पास। अब उस होम लोन को भरते-भरते 5-7 साल हो गए, अब मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मेरे खर्चे स्टेबल हो गए और भगवान की दया से अगर मेरी जो तनख्वाह बढ़ी वो अच्छी खासी है और मेरे पास अच्छी सेविंग हो रही है। हुँ। तो क्या मुझे वापस से एक और घर ही लेना चाहिए? मान लो मैंने इंश्योरेंस भी ले ली, अब उसके बाद में भी तनख्वाह बढ़ती जा रही है और उसका तो जो और पैसे बचते हैं, उससे दोबारा घर ही और लेने चाहिए या और क्या अलग हम कर सकते हैं? सर वो तो सामने वाले की प्लानिंग में है कि उसको क्या अच्छा लग रहा है कि घर तो है उसके पास में। हुँ, अब कुछ लोग जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इंश्योरेंस में करते हैं, कुछ एफडी में जाते हैं। हुँ, अब वो तो उसको बैकग्राउंड के हिसाब से उसको सोचना चाहिए कि मेरे को आगे क्या फ्यूचर में कौन-सी ज़रूरत है। आगे भविष्य में मेरे को किस टाइम कौन-सा सपोर्ट चाहिए तो उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट होता है। हम तो जब वो कोई कस्टमर आके ये क्वेश्चन लेके आता है तो हम उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, उसकी खुद की हिस्ट्री, फाइनेंशियल हिस्ट्री सारा पढ़ के फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको अब टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो या फिर म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। और भी है कोई गोल्ड खरीदते हैं। गाँव के लोग अधिकतर गोल्ड खरीद लेते हैं, गोल्ड जैसे खरीदते उनके हैं। पास पैसे आते हैं, हुँ। गोल्ड खरीद लेते हैं। अगला सवाल मेरा यही है सर कि कि घर लेना मतलब एक घर होने के बाद में हुँ। सोना लेना और घर लेना कौन-सा बेटर इन्वेस्टमेंट है? सर मेरे हिसाब से तो सोना अधिक है। इसका कारण ये है कि जब मुसीबत आती है, कभी-कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो उस दौरान आप मकान को जल्दी से नहीं बेच सकते। दूसरी उसके साथ भावनाएँ जुड़ी होती हैं। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो घर पे आपका बैकअप लेके होती है। जब आपको कहीं से इमरजेंसी रात को भी मान लीजिए इमरजेंसी हो गई, तो आप सुबह बैंक में गोल्ड रख के आप पैसे निकाल सकते हैं। सही बात है। प्रॉपर्टी को आप 1 दिन में नहीं रख सकते। और घर जब बेचे जाते हैं तो दुनिया पीछे से ये कहती है कि इसके हाँ, तो घर ही बिक गए। घर बिक गया। गोल्ड आपके तिजोरी में रखा है, हाँ, वो वहाँ रहेगा, चाहे बैंक में रहेगा। बैंक में उल्टा सेफ रहेगा। वहाँ चोरी होने के डर कम रहेंगे डर कम उनको रहेगा। और वो इमरजेंसी में काम आता है। सर मेडिकल इमरजेंसी आ गई मान लीजिए या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो गोल्ड जो है वो मेरे को लगता है कि इस टाइप का उनको तो इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अभी तक आपने अगर इस पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुना होगा तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ कन्वे करना चाहते थे, वो आपको क्लियर ज़रूर हुई होंगी कि कैसे एक पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में होम लोन का महत्व होता है। हमने होम लोन पे इतना समय इसलिए दिया क्योंकि होम लोन जब भी कोई इंसान लेता है तो वो छोटे अमाउंट का नहीं लेता। वो बहुत बड़े अमाउंट के लिए जो है अप्लाई करता है और उससे पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो हिल सकता है। मिल सकता है और उससे लेकिन भावनाएँ भी जुड़ी रहती भावना हैं। भी बहुत जुड़ी हुई होती है, तो कई बार आदमी इमोशनल हो के बजट 50 लाख का है, वो घर 70 लाख का ले लेता है, बिल्कुल। 70 का बजट है, करोड़ का ले लेता है और हुँ, फिर बाद में जीवन में कई बार उसके अपने जो पर्सनल प्लानिंग होती है फाइनेंस की कि आगे मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, मेरे बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, कार की प्लानिंग, कुछ और तरह की चीज़ें होती है, तो फिर वो यहाँ पे अगर वो जब गलती कर लेता है, तो फिर वो दूसरी गलतियाँ जो हैं, वो चाहकर भी सही कर नहीं सही सही पाता। नहीं लेकिन अगर आपने इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझा कि भई होम लोन कब लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए, उसकी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, उसके बाद अगर आप पैसा और कमाते हैं, आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं, तो आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए। आगे हम इंश्योरेंस पे भी बहुत डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन अ, राजेंद्र सिंह जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आजकल आपने देखा होगा कि जब से हमारे देश में सरकार का परिवर्तन हुआ है, चीज़ें बदली हैं और उसके बाद में जो हमारी जनरेशन है, वो भी बहुत ही बोल्ड हुई है, पहले से निडर हुई है। बिल्कुल, वो बिज़नेस करना चाहती है ना? बिल्कुल, अपने शौक पूरे करना चाहती है, वो घूमना चाहती है और अलग-अलग तरह के स्टार्टअप्स करना चाहती है। तो बिल्कुल। इन सब चीज़ों के लिए भी तो बहुत सारे तरह के लोन्स होते होंगे हमारी दुनिया में, हमारे बैंकिंग सिस्टम में, आपके इस पूरे नॉलेज में। तो आप उन सब के बारे में थोड़ा मुझे अच्छे से समझाएँ कि पर्सनल लोन, कार लोन, कमर्शियल लोन, बिज़नेस लोन, ये सब भी हमारे समाज में कितने इम्पोर्टेंट है? लोन 2 टाइप के हैं।
एक अनसिक्योर्ड और एक सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में तो वो आ जाते हैं जहाँ अपन कहीं ना कुछ मॉर्गेज रख के लोन लेते हैं, जैसे कि होम लोन सिक्योर्ड में आ गया, कार लोन है, गोल्ड लोन है। अनसिक्योर्ड यानी आपको किसी की गारंटर की या किसी भी चीज की सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा। युवा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सरकार भी चाहती है कि युवा आगे बढ़े, तो उनके लिए भी उन्होंने स्टार्टअप इंडिया करके एक योजना गवर्नमेंट ने चला रखी है। जो गवर्नमेंट बैंक है और जो भी बैंक है, वहाँ उनको अप्लाई करना होता है, वहाँ से उनको स्टार्टअप के लिए फंड मिल जाता है। जैसे अभी सरकार ने अभी 10 लाख की योजना बेरोजगार युवाओं के लिए निकाली है। अच्छा। वो सर एक सरकारी योजना में आ गया सारा। हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं कि अगर जैसे किसी को पर्सनल लोन चाहिए, हुँ। हमारा यही रहता है पर्सनल लोन चाहिए, तो पर्सनल लोन के लिए हमें वो व्यक्ति या तो सैलरीड चाहिए, हुँ, हुँ। उसकी सैलरी आनी चाहिए, यानी उसकी इनकम जो है वो वेरीफाई इनकम होनी चाहिए, ओके, और या फिर उसका बिजनेस होना चाहिए। ओके। तो बिजनेस है तो वो भी वेरीफाई होना चाहिए। बिजनेस लोन और सर ये पर्सनल लोन में चीज ये अच्छी है कि सर एक तो इसके प्रोसेसिंग का कोई चार्ज नहीं लगता। ओके। जब आप फाइल को प्रोसेस करते हैं, होम लोन है तो उसमें लॉगिन फीस वगैरह लगती है, क्योंकि होम लोन के अंदर जो है उसकी घर की विजिट होती है, लीगल होती है, वैल्यू होती है, उसका ये जो एफआई होती है, सिविल होती है, क्रेडिट होता है, काफी कुछ होता है। तो उसमें बैंक जो है एक लॉगिन फीस के नाम से एक राशि लेता है। लेकिन पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में क्या होता है कि प्रोसेस करने के लिए कोई लॉगिन फीस नहीं लगती, अच्छा, और अधिक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं, समय कम समय में जल्दी हो जाता है। होम लोन को होने में 15 से 20 दिन तो मिनिमम लग जाता है। अच्छा। पर्सनल लोन जो है वो 1 दिन से लेके 7 दिन में हो जाता है। किसी ओके। को बहुत अधिक नीड है, सारे डॉक्यूमेंट वेल ओके है, तो हम हुँ। उसको 1 ही दिन में 3 या 4 घंटे में उसको हम फंड उसके अकाउंट में डाल देते हैं। ओके। तो हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो कस्टमर आए वो कोलेटरल वाला ना आके अनसिक्योर लोन लेने वाला है, अच्छा। ताकि उसका काम जल्दी हो और हमें उससे लॉगिन फीस के नाम से कोई पैसा नहीं लेना पड़े। ओके। तो ये जो बिज़नेस लोन जो ये जो कैटेगरी आजकल काफ़ी बिज़नेसेस को और काफ़ी क्या आजकल क्या और मतलब हमेशा से बिज़नेस को हमेशा पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है और उसका तो सारा काम ही जो है समय की पाबंदी पे चलता है। समय तो पाबंदी आपका चलता है और बिज़नेस लोन पे मतलब हाँ, क्या हाँ, ओपिनियन है? बिज़नेस सर हम तो खुद ही बिज़नेस लोन के भरोसे ही चलते अच्छा। हैं। क्या है कि बिज़नेस लोन व्यक्ति को बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पैसे हमेशा कम ही होते हैं। जैसे पैसे आएँगे बिज़नेसमैन ये सोचेगा अच्छा ये पैसा आ गया, मैं इसको इस बिज़नेस को और बड़ा और कैसे बढ़ा दूँ। करूँ? तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जो लोन होता है वो बिज़नेस लोन कहा जाता है। तो ये भी अनसिक्योर ही, हुँ। कुछ लोग गाँव में इसको पर्सनल लोन बोलते हैं, लेकिन शब्दों अच्छा। का फ़र्क है। पर्सनल लोन यानी सैलरीड व्यक्ति, तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी थोड़ा फ़र्क आएगा। हुँ, हुँ। बिज़नेस लोन यानी कि जो व्यक्ति बिज़नेस कर रहा है, उसको लोन। अच्छा। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जैसे अब आपने पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि मल्टीपल लोन लेने चाहिए कि नहीं लेने। हुँ, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अगर आप बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, हुँ। तो आप लीजिए लोन, ओके, क्योंकि वो आपको वहाँ ग्रोथ दे रहा है, वो आपके बिज़नेस को सही बात। बढ़ा रहा है। तो बिज़नेस लोन की जो एक इंटरेस्ट रेट की जो रेंज है, हुँ। वो कितनी होती है? और आपके हिसाब से मतलब वो जैसे होम लोन है और पर्सनल लोन है और फिर बिज़नेस लोन है, तो इनकी इंटरेस्ट रेट में कितना फ़र्क है? और कितना अमाउंट तक जो है आपको लगता है कि इतने का धंधा हो तो इतना ही लेना चाहिए? एक तो व्यक्ति की जो इनकम है, हुँ, अगर बड़ी इनकम है, हुँ। तो उसको अपनी इनकम का 70% तक लोन लेना चाहिए, ओके। और अगर इनकम छोटी है, तो उसको 45 से 50% तक ही लेना चाहिए। जैसे कि अगर किसी की मंथली सैलरी 50,000 से कम है, हुँ, हुँ। तो उनको लगभग 50 से 60% उसका सैलरी का निकाल के उसकी ईएमआई से जितना लोन बनता है, हुँ, उतना ही लेना चाहिए। ओके। और अगर उसकी 50 से कम है, हुँ, हुँ। तो उसको फिर 40-50% के एवरेज से लेना चाहिए। ओके। और बिज़नेस लोन? बिज़नेस लोन में भी कहानी तो यही है, लेकिन अच्छा। बिज़नेस लोन की कहानी थोड़ी-सी अलग हो जाती है। बिज़नेस उसका जो है वो ग्रोथ करेगा। हुँ, हुँ। सैलरीड व्यक्ति का तो महीने की जो सैलरी वो फिक्स होनी है। सही वो बात है। कोई 12 महीना, 6 महीने में जब कोई इंक्रीमेंट लगेगा, हुँ, तो जाके इनकम बढ़ेगी। और अभी तो जैसे हालात है क्या पता ना ही लगे। इंक्रीमेंट का कोई पता नहीं चलता। और हुँ, बिज़नेस में तो क्या है सर, बिज़नेस में आपने आज इन्वेस्ट किया, वो तो कल से आपको इनकम दे सकता है। हुँ, हुँ। तो वहाँ आप मल्टीपल लोन लें, लेकिन उसमें भी थोड़ा गैप होना चाहिए। अगर आपने लोन लिया है तो 3 महीना, 6 महीना पुराने वाले लोन को, और अपने जो नया बिज़नेस जो पहले बिज़नेस था उसको और ग्रोथ किया, तो उससे क्या बेनिफिट आ रहा है, वो अपने लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, वो हुँ। चीज़ उसको पहले देख के फिर दूसरे लोन के लिए अप्लाई करनी चाहिए। बार-बार लोन की अप्लाई करने से भी सिविल पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा। इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी का मतलब अगर आप अभी लोन लिया और उसके 2 महीने बाद आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, हुँ, तो वहाँ आपकी सिविल में इंक्वायरियाँ दिखेगी। इंक्वायरी दिखेगी तो अधिक इंक्वायरी से फिर बैंक ये सोचता है कि ये बार-बार लोन के लिए अप्लाई कर रहा है,
लोन हो नहीं रहा है, तो हम्म, वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी, अगर एक बैंक मना कर रहा है तो दूसरा भी सोचेगा कि उसने मना किया है तो फिर मैं क्यों दूं। सही बात। तो बार-बार मल्टीपल अप्लाई नहीं करना है, नीड हो तो भी हम्म, कम से कम 5 से 6 महीने का गैप देके ही लोन के लिए बार-बार अप्लाई करें। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लोन और अभी जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, वो सारी बातों पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। होम लोन के अलावा पर्सनल लोन, बिजनेस लोन कब लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए, किस तरह से उसका प्लान करना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वगैरह हमने सब समझा ही समझा। लेकिन अब एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एक बहुत बड़ा पिलर है, वो है उसका इंश्योरेंस। जनरली जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब फाइनेंस मैनेजमेंट की बात की थी, तो मैंने पैसे के इंपॉर्टेंस पे एक बात बताई थी कि भई पैसा पैसा मतलब लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। इंश्योरेंस के लिए भी सेम एक ऐसा ही डायलॉग है, वो बोलते हैं कि जब आप इस धरती पे नहीं रहेंगे, तो आपके बाद क्या? मतलब आपके परिवार का आपके बाद क्या होगा? बिल्कुल। अगर इंश्योरेंस को किसी को बहुत ही सटीक शब्दों में समझाना हो, तो ये डायलॉग कहा जाता है। हुँ। लेकिन आप इस फील्ड के एक एक एक्सपर्ट इंसान हैं, आप 24 साल से भी ज़्यादा इस फील्ड के अंदर हैं। आपके हिसाब से इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? सर एक मेरा मित्र है, जब हम कभी गपशप करने बैठते हैं ना, तो वो बोलता है कि राजेंद्र तू है ना, डरा के इंश्योरेंस बेचता है। मैं कि क्या डराऊँ? कि तू डराता है कि फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो मैं कि वो सच्चाई तो है। हाँ। आप बताओ अगर एक व्यक्ति है तब तक उसकी फैमिली एक व्यक्ति किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कोई नहीं करता। हुँ, पहले वो अपने फैमिली के लिए करेगा, फिर अपने लिए करेगा। अपने लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, बाकी हमेशा उसके दिमाग में परिवार होता है। सही बात है। माँ-बाप होते हैं, बीवी-बच्चे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो नहीं रहा, जो उसने एक प्लान किया था कि भाई मैं 10 साल बाद में एक ऐसी एक कहानी है मुझे टर्निंग में बताई गई थी कि 2 दोस्त हैं, राम और श्याम ले लेते हैं अपन हुँ, उदाहरण के 2 दोस्त हैं, दोनों की नई-नई शादी हुई है और एक बच्ची हुई है। हुँ, शादी के बाद 1 साल बाद दोनों के एक-एक बच्चे हो जाए। दोनों बहुत अच्छे गहरे मित्र हैं, कहीं भी आते-जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, साथ कर रहे हैं। हुँ, शादी के बाद में जब तो दोनों ने प्लान किया यार कि बच्ची के नाम से कुछ प्लानिंग करें, कल को शादी के लिए पैसे चाहिएँगे। हुँ, तो मैं अच्छी शादी करना चाहता हूँ, दोनों ने बैठ के बातें की। अब वो उसको अगर अच्छी शादी करनी है तो राम ने क्या किया कि उस बच्ची के नाम से 50 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, जिसकी इंस्टॉलमेंट आ गई ₹25,000 उदाहरण के तौर पे। हुँ, श्याम ने क्या किया, ₹25,000 का आरडी करवा ली। हर महीने का इंस्टॉलमेंट दोनों ने 25-25 हज़ार का किया। हुँ, अब क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस का मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस कहाँ और कैसे काम आता है और अपन जो इन बचत करते हैं, वो कैसे काम कभी-कभी नहीं आती है। तो एक समय निकला 5 साल तक सब टाइम से भरते रहे, लेकिन 5 साल बाद कहीं वो पार्टी में करके आ रहे थे, एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो जाती। अब बताइए सपना किसका पूरा होगा? दोनों ने सपना ये देखा कि 20 साल बच्चे बाद बच्चे की शादी करेंगे। राम का होगा, तो राम का होगा, क्योंकि राम ने ₹25,000 में 50 लाख का रिस्क कवर लिया था रिस्क कवर लिया। और बच्चे के नाम से लिया था। हुँ, तो बच्चे के नाम से लेने से बेनिफिट ये है कि जब बच्ची 20 साल की होगी, वो तभी वो पैसे मिलेंगे हुँ, और तब तक की ईएमआई जो है, अब लगेगी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। भरेगी। हुँ, तो उसने जो सपना देखा था कि 20 साल बाद में मैं 50 लाख खर्च करके मेरी बच्ची की शादी करूँगा, वो तो उसका तो पूरा होगा क्योंकि उसने इंश्योरेंस लिया था। हुँ, लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है, हुँ, उसने 5 साल भरे तो 5 साल के पैसे ही बस उसको उतना ही है उसके मिलने हैं। पास। तो इंश्योरेंस इस तरह से काम आता है। अब इसमें अगर किसी को लगता है कि हम डरा के कर रहे हैं तो क्या करें, हम तो फिर भी सोच तो उन्हीं का ही रहे हाँ, हैं, सही हमारा तो बात बाद है। में सोचते हैं। हाँ, तो हर जगह इंश्योरेंस की यही है कि इंश्योरेंस आपके साथ में भी है। अब वहाँ राम और श्याम दोनों 20 साल तक कंटिन्यू रहते जिंदा और वो कंटिन्यू भरते। तो अभी उसका सपना पूरा होना था क्योंकि उसने 20 साल के बाद में बोला था कि 20 साल बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था मैं आपको इतने पैसे दूँगा। हुँ, तो उसमें मिसहैपनिंग नहीं हुई, हुँ, तो वो पूरा पैसा मैच्योरिटी के साथ मिलेगा। बिल्कुल, तो वो जो उसने प्लान किया था वो तो इंश्योरेंस जो है वो इस तरह से दोनों तरीके से साथ चलता है कि लाइफ के बाद भी और और लाइफ लाइफ के के साथ साथ भी। भी। तो आप जब नहीं हो तो क्या? तो हुँ, इसका ये है कि वो नहीं है फिर भी वो 20 साल बाद बच्ची का वो उसी तरीके से जो उसने सपना देखा था, सही बात। पूरा हो गया। जो एक मर्द या एक फैमिली का जो मेन ब्रेड विनर होता है, जो मेन कमाऊ इंसान होता है, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं मेरे पीछे से या मेरे रहते भी अपने परिवार को सब कुछ वो दूँ, जो मैं सपने में सोचता हूँ। सोचता हूँ, उसमें इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी भूमिका अदा बहुत करती बड़ी है। भूमिका आती तो है। जैसे अपन ने लोन के बारे में समझा कि बहुत तरह के लोन होते हैं, ऐसे थोड़ा इंश्योरेंस के बारे में बताओ कि कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं? सर मोस्टली तो इंश्योरेंस बहुत प्रकार के होते हैं, अच्छा, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट हैं, हाँ, वो ये एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अच्छा, इन तीनों में फिर अलग-अलग वैरायटियाँ हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टर्म इंश्योरेंस आता है। हुँ, मेरा ये मानना है कि फैमिली का जो
सबसे इनकम वाला जो व्यक्ति है हम्म, उस व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले लेना चाहिए। जैसे ही उसके पास में पैसे आते हैं हम्म, उसको सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस कम प्रीमियम में बड़ा रिस्क कवर मिलता है ओके, और उसको शॉर्ट पे में लेना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति 80 साल की एज तक का कवर ले रहा है तो उसको 5 या 10 साल में इंश्योरेंस खत्म हो जाना चाहिए। इंश्योरेंस को अगर रेगुलर आप भर रहे हो तो भरते-भरते आप बोर हो जाओगे। 20 साल का ले लिया, 25 साल का ले लिया तो आप एंड 10-12 साल बाद में आप उससे थोड़ी-सी बोरिंग सी महसूस हो जाएगी, तो कभी-कभार आपकी इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो मिस हो जाएगा और अगर मिस के दौरान कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो क्लेम में दिक्कत आएगी। तो आप उसको टाइम जो ले रहे हो, जो कवर जो टाइम है वो आप 60 साल, 70 साल अपनी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से लीजिए। हम्म, लेकिन जो पे करने का पेइंग जो टाइम है वो आप हम्म, 5 साल, 7 साल, अगर पैसे कम है तो 10 साल में उसको खत्म कर दो। अच्छा। और टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपए फैमिली को पीछे सही है। से तो इस मिल टर्म जाते हैं। इंश्योरेंस लेने के लिए भी कोई कैलकुलेशन है? जैसे अपन ने पहले बात की थी कि भाई अगर किसी इंसान की इतनी सैलरी है तो उसको इतना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, या आईआरडीआई के थ्रू या किसी के थ्रू कोई लिमिट सेट है कि इतने कमाई वाले को बिल्कुल इतना ही मिलता है? बिल्कुल सर, आईआरडी की तरफ से भी लिमिट है। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस आम आदमी के लिए नहीं है। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस के लिए इनकम वेरीफाई होना ज़रूरी है और सिविल भी ओके होना ज़रूरी है। अच्छा ये भी रहे। हाँ, अगर ओके, उसकी सिविल भी खराब है तो भी टर्म इंश्योरेंस लेने में उसको परेशानी हो सकती है। ओके, तो जो सिविल की बात मैंने शुरू में की थी, वो इंश्योरेंस के साथ भी जुड़ गई है, अच्छा, फाइनेंस के साथ भी जुड़ी हुई है। और देखिए एक टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए मिनिमम 5 लाख से 10 लाख का, अगर बिज़नेसमैन व्यक्ति है तो उसको 5 लाख से 10 साल का आईटीआर उसका होना ज़रूरी है। 5 से 10 साल का आईटीआर? लाख का। पाँच, अच्छा, 5 से 10 लाख का आईटीआर होना हाँ, जरूरी है, हाँ, ठीक जो है। अपन रिटर्न भरते हैं वो कम से कम 5 लाख का तो होना ही चाहिए। अच्छा, और रिटर्न का मिनिमम 16 गुना से मल्टीप्लायर लगता है। अच्छा, अगर कोई 10 लाख का भर रहा है तो उसको 1 करोड़ 60 लाख का अधिकतम टर्म इंश्योरेंस ठीक है। मिलेगा। और सैलरीड वाले को? सैलरीड को जो है अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि अच्छा, मेरे पास में मैं अभी जो इंश्योरेंस करता हूँ वो लगभग-लगभग 30 कंपनी के साथ में मेरा टाई अप है। अच्छा, तो सभी कंपनियों का अलग-अलग क्राइटेरिया है। कोई हम्म, बोलता है कि हम 15,000 सैलरी वाले को भी दे देंगे, हम्म, तो कोई बोलता है कि नहीं, हमें मिनिमम 50,000 सैलरी चाहिए। ओके, ठीक वही वैसे जो आपने क्वेश्चन किया था जो छूट गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन, पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन में क्या है? तो ठीक ऐसे ही इंश्योरेंस की भी एक अलग-अलग कंपनियों ने अपने-अपने एक जो क्राइटेरिया बना रखा है उसी के हिसाब से है। अच्छा, जैसे लोन के लिए कोई व्यक्ति आता था, हम उसको बताते हैं कि आपके लिए ये बैंक सूटेबल है और ये हाँ, बैंक हाँ, आपको लोन दे सकता है। ठीक हम्म, इसी तरह इंश्योरेंस में भी ये है कि आपके लिए कौन-सी कंपनी और कौन-सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो हम उसको अच्छा, कैलकुलेट करते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री जो रही है, मेडिकल हिस्ट्री जो है, एक इंश्योरेंस करवाते टाइम हम्म, कस्टमर की न फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है कि किस टाइप की फैमिली रही हाँ है। सही बात है, परिवार में अधिकतर कोई ज्यादा इनके बीमार इंसान है परिवार में क्या? क्या रहा है, हम्म, बीमारियाँ अधिक से गए हैं या एज देखी जाती है कि किस एज में व्यक्ति की डेथ हो रही है, 60, 70, 80 में, या एक्सीडेंटल अधिक है या ड्रिंक, स्मोकिंग का, वो सारी एक फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है। फिर उसके बाद जो कंपनी उस हिस्ट्री के हिसाब से कि भाई ये जो बैंक है, ये इस हिस्ट्री में ये इस टाइप का इंश्योरेंस दे सकता है। अच्छा। तब जाके वो तो इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस में एक तो होगी टर्म इंश्योरेंस की कम प्रीमियम में ज्यादा बड़ा कवरेज, और हाँ, परिवार का जो मेन मुखिया है उसको लेनी ही लेनी उसकी चाहिए लेनी ही विदाउट चाहिए। एनी डाउट, हाँ, बिना कुछ सोचे कि तो ले ही ले। ले ही ले। और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर और क्या कौन लाइफ सा? उसके बाद में आप लाइफ इंश्योरेंस वो लीजिए, हम्म, जैसे जॉइंट लाइफ है, बच्चों के नाम से अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं, हम्म, तो उसमें एक वीवर आता है अच्छा, ना? तो वो ज़रूर ऐड ऑन कराएँ। अगर आप पहला जैसे ही बच्चा वगैरह जब होता है, तो बच्चे पे प्यार होता है, तो वो हम्म, जब भी सेविंग की बात सोचते हैं, तो हम्म, हमेशा ये वो सोचते हैं कि बेटे के नाम करवा दूँ, बेटी के नाम, अपने बारे में बाद में सोचेगा। तो हम्म, पहले तो अपने लिए तो पहले करना पड़ेगा कि खुद है तो ही बच्चे की सेविंग सही कर बात है। पाएगा। खुद ही नहीं होगा तो आपने बच्चे के नाम से ले लिया। हम्म, अक्सर पेरेंट्स ये गलतियाँ करते हैं कि खुद के नाम से कवर नहीं लेते, पहले अपने बच्चे के नाम से ले लेते हैं। हम्म, और वहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब जो इनकम का जो व्यक्ति था, हम्म, उसकी डेथ हो गई। तो वो वाले कौन भरेगा? तो बच्चे का प्रीमियम भरेगा कौन? तो हम्म, 2 नुकसान हुए, बच्चे की पॉलिसी बंद हो गई और हम्म, व्यक्ति भी चला गया। और जो भरा था वो भी वेस्ट हो गया। वो जो भरा था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस में ये भी है कि हम्म, कंटिन्यू चलना ज़रूरी है। हम्म, तो सबसे पहले खुद का कवर लो, ताकि खुद का कवर लोगे तो आपको अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई तो आप हम्म, उन पैसों से बच्चों का कवर हो जाएगा। सही बात है। दूसरा, अगर आप बच्चे का ले रहे हो हम्म, तो वीवर ऑफ प्रीमियम लो, अच्छा, डब्ल्यूओपी करके आता है, वीवर हाँ, ऑफ प्रीमियम लो, जिसमें क्या होता है कि एप्लीकेंट और को-एप्लीकेंट की तरह होता है इसमें। तो हम्म, बच्चे के नाम आपने जो पॉलिसी ली है, अगर आपके कुछ हो गया, हम्म, तो बच्चे के नाम पॉलिसी कंटिन्यू चलेगी। अच्छा, तो बच्चे की ड्यूरेशन कंपनी वो भरेगी। प्रीमियम जो है, वो हम्म, सारा फिर कंपनी पे करेगी और जब बच्चे का जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा, तो बच्चे को पूरा पेमेंट
मिलेगा। तो उस स्कीम में मोटा-मोटी लॉन्ग टर्म में मतलब अगर 10-20 साल का वो प्लान है, तो बिल्कुल। मोटा-मोटी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से उस पे रिटर्न आ जाता है? सर 6% से 13-14% तक आता है। अच्छा, अब आप उसमें जैसे एज का इंश्योरेंस के अंदर एज का बहुत महत्व रहता है कि एज ओके। क्या है बच्चे की। हुँ, हुँ, जैसे कि हुँ। अभी किसी का बच्चा 6 साल का है, तो उसके हुँ, लेके जो पेरेंट्स है, फादर है, मदर है, वो क्या प्लानिंग करेंगे? यही करेंगे कि आज से 20 साल बाद, आज 6 साल का है, आज से हुँ। 20 साल बाद में क्या करेंगे? या शादी तो करेंगे। शादी करेंगे हुँ, या हायर एजुकेशन के लिए पैसे, 2 टाइम के लिए पैसे चाहिए। हुँ, तो उसको प्लान करना रहेगा कि भाई कि मैं ये पैसे किस लिए डाल रहा हूँ। हुँ। तो वो वहाँ दोनों का ये हो जाता है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस में अपन ने दोनों समझ लिए, टर्म इंश्योरेंस भी और एक जनरल लाइफ इंश्योरेंस भी, जिसमें आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी साथ में चलता है और सिक्योरिटी तो है ही है, बिल्कुल। प्लस बच्चों को भी ऐड ऑन करके चल सकते हैं। अब जो आज की डेट में जो इंडिया में विस्फोट हो रखा है जिस फील्ड के अंदर, वो है मेडिकल। आप बिल्कुल। हॉस्पिटलों में चले जाओ, क्लिनिक्स में चले जाओ, डॉक्टरों के घरों पे चले जाओ, हर जगह भीड़ ही भीड़ है और खूब लूट मची हुई है। या फिर मैं कहूँ कि महँगाई बहुत हो रखी है। महँगाई बहुत हो रही है, लूट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि आज की बीमारियाँ भी तो महँगी-महँगी है ना। सही बात है। पहले ताव बुखार आता था, हाँ, आज सीधा हो गया अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहा है, तो बीमारियाँ महँगी हो गई तो हाँ, खर्चे तो बढ़ने ही हैं। खर्चे बढ़े हैं तो फिर उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो समाधान ढूँढना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस वाली प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपकी इंश्योरेंस की जो ये पूरी दुनिया है, इसमें क्या-क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं? सर इसके अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए हुँ, और पूरी फैमिली का कवर लीजिए। हुँ, हेल्थ इंश्योरेंस से बेनिफिट ये है सर कि अगर सपोज़ कीजिए कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है हुँ, या और मेरे को मेडिकल इमरजेंसी हुई, हुँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पैसे कम लगे। हुँ, व्यक्ति ये देखेगा कि कहाँ डॉक्टर की फीस कम है, कहाँ खर्च, जैसे कि आपने बोला है लूट मची है, तो व्यक्ति सबसे पहले उसका दिमाग में एक ही बात चलेगी कि मेरे को कहाँ कम पैसे में नियर बाय कौन-सा डॉक्टर मिल जाएगा। हुँ, अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो। हुँ। और अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो मैं ये देखूँगा मेरे को कौन-सा अच्छे से अच्छा डॉक्टर है और कौन-सा अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल। फैसिलिटी देगा, कौन-सा हाँ, अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। हुँ, अच्छा, जैसे ही हम हॉस्पिटल में जाएँगे, तो वो जाते ही आपको पूछेंगे आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है क्या? हुँ, तो आपने बोला हाँ, तो हुँ, डॉक्टर को भी पता रहेगा कि अच्छा कितने का ले रखा है 10 लाख का, तो डॉक्टर को या हॉस्पिटल को पता है 10 लाख तक तो बंदे के पास पड़े हैं। हुँ। तो इसको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दी जा ट्रीटमेंट सकती दी है। जाए, अच्छे से अच्छी सुविधाएँ दें हुँ, और नहीं ले रखा तो डॉक्टर भी सोचेगा अच्छा इसके पास क्या है, क्या नहीं है। हुँ, तो जब व्यक्ति के पास में हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ होता है, कवर हुँ। लिया होता है, एक फैमिली के लिए 10 लाख का बहुत है। मिडल ओके, क्लास फैमिली के लिए 10 लाख का, जिसमें पूरी फैमिली कवर करती है, कम पैसों में वो बन जाता है। और तो जब उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो वो भी अपनी जो दवाई का जो है, हुँ, वो एक अच्छे से और ढंग से ले पाएगा। अन्यथा वो आस-पास के छोटे-छोटे इधर-उधर घूमता रहेगा क्योंकि उसको 2 पैसे बचाने हैं। ठीक तो है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद में सेकंड ऑप्शन जो है वो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस से ही का ही है। ठीक है, अब इसमें मेरे 2 सवाल हैं। जैसे कि एक तो जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग होते हैं और दूसरे प्राइवेट जॉब करने वाले लोग होते हैं। हुँ। तो जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग होते हैं, उनमें ये कहा जाता है कि उनके तो उस गवर्नमेंट के आईडी पे ही उनको तो अनलिमिटेड इलाज फ्री है। क्या वो नहीं, सही उनका बात है? भी अनलिमिटेड नहीं होता है, उनमें अच्छा, भी एक कैपिंग होती है और सारी बीमारियाँ उसमें कवर नहीं होती है। अच्छा, तो हाँ। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयी है, तो भी तो उसको अलग उसको भी से लेना चाहिए, चाहे छोटा लेके रखे। लेकिन लेना हाँ, चाहिए। 4-5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेके ठीक है। लेके रखे। अब जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ है, जहाँ पे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है इनको, हुँ, हुँ, एम्प्लॉइज़ को, है ना? हुँ। जितनी भी बड़ी एमएनसीज़ हैं या जो ठीक-ठाक एमएनसीज़ हैं या ठीक सा मिड साइज़ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वहाँ पे बिल भी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस उनको भी मिलती है। बिल्कुल तो उनको मिलती है। जब वो कंपनी से मिली भी है 5-10 लाख रुपए की, क्या तो भी उनको अलग से लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए सर। क्यों? सर आज उस वो कंपनी में काम कर रहे हैं, कल हाँ, को किसी वजह से उन्होंने कंपनी छोड़ दी, हाँ। रिज़ाइन दे दिया या हुँ, एक एज के बाद में टारगेट नहीं हुए, टर्मिनेट हो गए। हुँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी तो एज के अकॉर्डिंग बनता है। अच्छा। अब आप अगर 25 की एज में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बना रहे हैं, तो आपका प्रीमियम आएगा 3-4 हज़ार रुपए। हुँ, वही आप अगर 40 की एज में इंश्योरेंस बना रहे हैं, तो आपका हुँ। प्रीमियम आएगा 15 से 20 हज़ार रुपए। अच्छा। अब आप 40 की एज में अगर आपने वो कंपनी छोड़ी, हुँ, तो उस टाइम तक वो जो कंपनी ने जो दे रखा था, वो तो वहीं खत्म हो जाएगा। हुँ, अब आप इंश्योरेंस नया बनवाओगे, हुँ, अब बनवाओगे तो आपका प्रीमियम उस हिसाब से आएगा, हुँ। कवर कम आएगा। ओके। जैसे टर्म इंश्योरेंस में होता है कि आपने जिस दिन जिस प्रीमियम पे उस इंश्योरेंस को लिया, वो प्रीमियम पूरी ज़िंदगी भर दोबारा नहीं बदलता। मतलब अगर आपने 20 साल के लिए लिया है, तो 20 साल वही प्रीमियम फिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्या फिक्स रहता है या चेंज होता है? सर दोनों का मैं बता दूँ, आजकल टर्म इंश्योरेंस में भी बहुत सारी पॉलिसियाँ आ गई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स ही रहेगा, आप चाहें तो एज जैसे-जैसे बढ़ती है, उसको बढ़ते-बढ़ते हुए ले सकते हो। अच्छा। और उसमें आपका कवर भी जैसे-जैसे आप भरोगे, बढ़ता जाएगा। जैसे शुरू में 50 लाख का अगर कवर है, टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो जैसे-जैसे आपका प्रीमियम बढ़ा 60 लाख हुआ, 70 लाख हुआ, ठीक? इंश्योरेंस में भी हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक 5 साल के बाद में एक
जब आपका प्रीमियम रिन्यू होगा उस टाइम आपकी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। फिक्स नहीं रहता है। जैसे कि आपने 5 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए तो वो रहेगा, लेकिन 5 साल बाद इंश्योरेंस तो खत्म हो जाएगा। हम्म, आपको उसको रिन्यू करवाना होगा। जब रिन्यू करवाओगे तो आपको फिर से मेडिकल चेकअप भी होगा और उस एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम होगा। लेकिन कंटिन्यू अगर आप उसी कंपनी में रिन्यू करवा रहे हो तो आपका प्रीमियम की जो बढ़ोतरी होगी वो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर आपने अच्छा। कम गैप दे दिया और उसके बाद मान लीजिए 5 साल खत्म हो गए, 1 साल अपन ने नहीं करवाया, फिर सोचा वापस करवाते हैं, तो हम्म, आपको एक नई एज के और उसके हिसाब से सारे देने पड़ेंगे। ठीक है। चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि लेना तो चाहिए, चाहे हम किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, प्राइवेट एम्प्लॉय हों, कंपनी से पहले बिल्कुल, मिला हुआ हो, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल। लेकिन सही कंपनी या सही प्लान चूज करते वक्त वो कौन से टॉप 3 या टॉप 4 पैरामीटर हैं जो हमेशा में बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए, कि अगर मैं किसी से बात करने जाऊं या समझने जाऊं तो ये 4 पॉइंट में जरूर चेक करूं? देखिए, कंपनियाँ तो सारी टॉप है। हम्म, आप पॉलिसी और आप प्लान कौन-सा लेते हैं, एक तो उस पे निर्भर करता है कि आपको ज़रूरत क्या है? आपको कौन से प्लान की ज़रूरत है? हम्म, हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत है या लाइफ की या जनरल की? हम्म, अगर आप प्लान ले रहे हैं तो आपको एक तो ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि कंपनी का क्लेम रेशियो जो है, वो कैसा है? अच्छा। क्लेम रेशियो मतलब कि कितने कि क्लेम ब अप्रूव कितने किए, क्लेम आए उसमें से उन्होंने कितना परसेंट कितने अप्रूव्ड किए और कितने उन्होंने रिजेक्ट किए? रिजेक्ट किए। ठीक तो है। क्लेम रेशियो आपको चेक करना चाहिए। दूसरा आप किससे पॉलिसी ले रहे हो? हम्म, सामने जो बंदा है, जो एडवाइज़र है हम्म, या एम्प्लॉयी किसी कंपनी उसका व्यवहार कैसा है? हम्म, उसको नॉलेज कितना है? हम्म, नॉलेज यानी वो कितना पुराना है? हम्म, उससे क्या होता है कि जब इंश्योरेंस तो काम कब आता है? या तो मैच्योरिटी पे, तो मैच्योरिटी का तो आजकल गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि सारे डॉक्यूमेंट पॉलिसी लेते टाइम ही ले लेते हैं आपसे। तो ओके। मैच्योरिटी पे आपका पेमेंट आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट में नेफ्ट हो जाएगा। 10 साल का लिया, 10 साल होने के बाद आपको कहीं पॉलिसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट में पैसे आ जाएँगे, फ़ोन आ ठीक जाएगा। है। लेकिन अगर क्लेम की ज़रूरत हुई, हम्म, तो आप तो रहोगे नहीं। हम्म, तो उस टाइम आपके आपस में क्या बात हुई थी, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। तो अगर वो बंदा इंश्योरेंस का नॉलेज वाला है या उसी लाइन का, उसी फील्ड का है काफ़ी हम्म, टाइम से, हम्म, तो शायद वो आपके साथ में उस टाइम खड़ा रहेगा। सही बात। क्योंकि उसको आगे भी वही है, रेफरेंस भी लेना है। हम्म, दूसरा, वो उसके साथ दिल से जुड़ा हुआ है। हम्म, वो दिल से जुड़ा हुआ है कि वो हर साल उससे प्रीमियम के लिए बात कर रहा है। 10 साल हम्म, बाद 10 साल पहले पॉलिसी बनाई थी। हम्म। 10 साल बाद भी हर साल और उसको कॉल परिवार भी कर रहा उसको है, जानता है। जानता है, पूरे परिवार को जानता है। एक इंश्योरेंस हाँ। का एक ऐसा बंदा होता है, अगर वो पुराना है, हम्म, तो उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानता है वो। हाँ। वो रसोई के अंदर जाके खाना खाने वाला व्यक्ति की तरह होता है। यानी एक फैमिली मेंबर होता है, वही रसोई में जाके खाना खा सके, उसी तरह बिल्कुल। होता है। उसके बेटा कब हुआ है, शादी कब हुई है, रिटायरमेंट कब हो रहा है और उसको ध्यान रखना होता है अपने लिए। लेकिन वो धीरे-धीरे एक परिवार का हिस्सा हो जाता और है। टाइम टू टाइम जो और नई जो एडवाइस है शायद वो भी देता रहता है। वो देता रहता है, जैसे कोई हाँ। नया प्लान आया हम्म, या आप मेरे कस्टमर हो, आपकी हम्म, शादी हो रही है, हम्म, तो जैसे ही शादी होगी मैं पहुँच जाऊँगी, सर हाँ, आपने तो ले रखा है, हाँ, वाइफ के लिए भी कुछ देख लो। देख लो। बच्चा हुआ फिर पहुँच गया, हाँ, सर बच्चा हुआ है, इसके लिए सेविंग स्टार्ट कर लो। सही बात तो है। वो आपके साथ में आपके हर सुख और दुःख के साथ खड़ा है वो। हाँ, और जब वो उसको जानता है, पुराना है और उसकी अगर क्रेडिबिलिटी हाई है, तो जब आप वो सजेशन देते हो तो आपको गलत निगाहों से नहीं देखेगा नहीं कि देखेगा। यार ये तो बस मुझे बेचने आया है। हाँ, वो और जानता है कि ये मेरा शुभचिंतक है तो मुझे शायद अच्छी ही राय देगा। अच्छी राय दूसरा वो जब बार-बार उससे मिलेगा ना, तो हुँ, उसके आत्मीय लगाव भी हो जाएगा, उनके साथ दोस्ती हो जाएगी। तो जब हुँ, दोस्त का अगर कोई कहीं बुरा होता है, तो दोस्त खड़ा होता है वहाँ। बिल्कुल, तो जब उसको लगेगा कि आज वो नहीं है तो क्या हुआ? मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो सही उस बात है। तरीके से उसका तो सपोर्ट एक तो करेगा। क्लेम रेशियो हो गया, एक कितना पुराना है उस बिज़नेस में, और हाँ, और आगे रेगुलर करने वाला एक नहीं है, हाँ। क्योंकि जब ज़रूरत होगी तब हालाँकि कंपनियाँ भी बहुत सपोर्ट करती है। आजकल हुँ, तो आईआरडीए ने भी रूल्स निकाल रखे हैं कि आपको अच्छा। 30 दिनों के अंदर-अंदर क्लेम का यस या नो करना है और उसके बाद में भी बीमा लोकपाल वगैरह काफ़ी हुँ, कस्टमर को बहुत सारी सुविधाएँ मिल रही है। आजकल तो पॉलिसी लेने के बाद में भी 15 दिन का उनको टाइम दिया जाता है कि आपको अगर एडवाइज़र ने गलत कमिटमेंट करके आपको पॉलिसी बेच दी और आपके पास जब बॉन्ड आया, तो हुँ, उसमें वो चीज़ें है ही नहीं। हुँ, तो आप उसको 15 दिन तक आप उसको कैंसल करवा सकते हो। आपको पैसे बिना 1 पैसा काटे हुए आपके अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं। अच्छा। तो झूठ जो आप बोलते हैं अक्सर कि ना मिस सेलिंग बहुत इंश्योरेंस होती वाले है। मिस सेलिंग करते हैं, तो वो हाँ, अगर कस्टमर जानकार है, हुँ। तो वो मिस सेलिंग से भी बच सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरा एडवाइज़र ये बोल देता है, "यार ये तो गलत है, बंद करवा देता हूँ, मेरे से ले ले।" ऐसा भी चले जाता है, लेकिन वो कम आता है। क्या बात है। और कई बार कुछ मतलब मुझे नहीं पता सच है कि नहीं है, बट आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो आपने बताया कि कई बार दूसरा कैंसल करवाता है, तो ये बोलता था कि तेरी पहली किस्त मैं भर दूँगा, ये भी सही है क्या? या पहले हुआ सर करता था सर एलआईसी में? वो तो देखिए आज भी चलता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। हुँ, वो कस्टमर के लिए नुकसान वाली बात। अच्छा। पहली किस्त जेब से कोई नहीं भरता, हुँ, तो या तो उसकी सैलरी आई है उसमें से भरेगा वो। हुँ,
या फिर उसको जो कमीशन मिला है उसमें से भरेगा। अब जो उसकी इनकम है वो आपने रिफंड ले ली, जब आपको सेवा की जरूरत होगी तो वो बोलेगा भाई मैंने तो तेरे से कुछ कमाया नहीं, तो तू मेरे से सर्विस की उम्मीद क्यों कर रहा है? सही बात। भाई या तो रिफंड ले ले या सर्विस ले ले, और मैं तो रिफंड में भरोसा नहीं रखता। मेरे से अगर कोई बोलता मुझे है ना पहली किस्त रिफंड कर दो या फ्री कर दो, तो मैं उसकी जय माता जी कर लेता हूँ कि साहब जय माता जी, मैं सर्विस अच्छी दे सकता हूँ, मेरी सर्विस में कमी हो ना तो आप मेरे को 10 बार बोलिए, कमीशन या मेरी सैलरी में से आपका प्रीमियम के लिए मैं रिफंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो अपन ने समझ लिया कि क्लेम रेशियो कैसा है, वो इंसान जिनसे अपन ले रहे हैं वो कितने पुराने और कितने उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनका व्यवहार कैसा है कि वो लॉन्ग टर्म में आपके और आपके परिवार के लिए कितना खड़ा रहते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ और इसके अलावा और कोई पॉइंट जो इंसान को लेते वक़्त देखना चाहिए? लेते वक्त इंसान को जो फॉर्म भरता है तो उसको हुँ। खुद को अपने फैमिली हिस्ट्री में से कोई चीजें छुपानी नहीं चाहिए, जैसे कि कोई अच्छा। बीमारी है पहले से, हाँ, हाँ, तो बीमारी को उसको छुपाना नहीं चाहिए, या ड्रिंक कर रहा है हुँ, तो उसमें वो छुपा लेता है, या हुँ, स्मोकिंग कर रहा है वो छुपा लेता है, उसको छुपाना नहीं चाहिए, ठीक क्योंकि है। मेडिकल होता है, हुँ, मेडिकल में भी आपने छुपा दी, हुँ, कल को क्लेम आ गया हुँ, और क्लेम में ये चीज पकड़ी गई कि हुँ, आपको पॉलिसी लेने से पहले ही कोई बीमारी थी, हुँ। तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और जो आपने प्रीमियम भरा वो भी आपके हाथ से चला सर मैं मतलब अपनी राय वही रखना चाह रहा था कि अगर कंपनी ने जब मेडिकल किया, उस वक़्त वो बीमारी नहीं पता चल पाई। अब वो 20 साल बाद पता चले या जब ये घटना घटी 10 साल बाद, 5 साल बाद, तब वापस कंपनी जाके वो पुराना वाला मेडिकल करा ही क्यों रही है? जब उसने उतने टाइम का प्रीमियम ले लिया, अब देने की जब बारी है तब ये सब हरकतें आपको नहीं देखिए, लगता कि जनता के साथ सबसे गलत है? पहली बात तो ये है कि प्रत्येक पॉलिसी के अंदर मेडिकल नहीं होता है। अच्छा। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इस एज के व्यक्ति को मेडिकल करवाना है और हुँ, प्रीमियम के साथ-साथ उसने कितने का हुँ, रिस्क आउट लिया है, हुँ, उसके हिसाब से ही मेडिकल होता है। हुँ, जितना बड़ा उसने रिस्क आउट लिया है, उतना ही इंटरनली उसका मेडिकल होगा। ओके। मान लीजिए कोई 60 साल का कोई व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस ले रहा है 1 करोड़ का, हुँ, तो कंपनी को लग रहा है कि इतने दिन नहीं लिया, अब 60 साल का हो गया क्यों ले रहा है? हुँ, तो फिर उसकी उसी 60 साल की एज में हुँ, क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती है, हुँ, सही बात। वो सारे मेडिकल होंगे। एक 25 साल का व्यक्ति जो है, वो इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसका मेडिकल ही नहीं होगा उस टाइम। हुँ, आपने कहा कि भई 25 साल की उम्र है, मान लो एक लड़का है 25 साल का तब वो स्मोक नहीं करता है, हुँ, ड्रिंक भी नहीं करता है। हुँ, आगे जाके 30-32 साल की उम्र में वो ड्रिंक और स्मोक करना शुरू कर देता है। हुँ, तो जब उसने 25 साल की एज में जब ये पॉलिसी ली थी, हुँ। तब तो उसने वहाँ पे नो किया, लेकिन उसके 5-7 साल बाद वो खाने-पीने लग गया। अब जब वो सर इश्यू आएगा नियमानुसार तो उसको, अगर उसने ये चीज़ें स्टार्ट की है, तो उसको अपनी कंपनी को सूचित करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक कि अगर वो एक दूसरी पॉलिसी भी ले रहा है, हाँ, तो भी पुरानी कंपनी को उसको ये सूचना देनी होगी, मैंने एक पॉलिसी और ली है। अच्छा, क्योंकि पॉलिसी भी तो उसके इनकम का हिसाब से ही बनेगी। ओके, जैसे कि अपने टर्म इंश्योरेंस में बात करी थी कि हुँ, उसका 18 गुना लिमिट बनेगा, होती है। तो 18-18 2 जगह से ले लेगा, हाँ, तो अधिक हो गई ना। हाँ, तो उसको एक-दूसरे को ये चीज़ें तो बतानी पड़ेगी। हाँ, कंपनी को एक-दूसरे को ये कि पहले जिस कंपनी में चल रहा है, हुँ, हुँ, उसको भले ना बताओ, जो नई कंपनी में जहाँ आप इंश्योरेंस ले रहे हो, वहाँ हुँ, एक ऑप्शन आएगा कि आपका हुँ, पहले से कोई इंश्योरेंस चल रहा है क्या? और चल रहा है हुँ, तो वो उसका सम एश्योर्ड कितना है? अच्छा, अब वहाँ आपने छुपा लिया, हुँ, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा? हुँ, हुँ, तो वो तो कस्टमर की गलती हुई ना, वो बाद में पता चलेगा इंक्वायरी में, जब क्लेम आएगा हुँ, तब। हुँ, आज आप 25 साल की एज में स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, ड्रिंक नहीं कर रहे हो, लेकिन पॉलिसी आपने ले ली हुँ, और आज 10 साल बाद में आपने ये सब स्टार्ट कर ली, हुँ, तो ये आपको एक बार के लिए सूचित करना पड़ेगा। अच्छा और अगर सूचित नहीं किया और सूचित करोगे तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, हाँ, तो इसे बंदा सूचित करेगा नहीं। तो वो सूचित करेगा नहीं। हाँ, पॉलिसी ऐसा नहीं है कि ड्रिंक करने वालों को पॉलिसी नहीं मिलती है, स्मोकिंग वाले को नहीं मिलती है, डायबिटीज वाले, पॉलिसी सबको मिलती है, लेकिन सर उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ठीक है। तो आप वहाँ छुपाओ मत। हुँ, अगर आपको डायबिटीज है, आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उस टाइम, हुँ। तो आप उसमें टिक करो हाँ है मुझे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि बस 25 साल की उम्र जब उसने ली, तब वो ड्रिंक और स्मोक नहीं करता। हाँ। 30-32 साल की उम्र में उसने शुरू कर दिया। हुँ, अब जब भी ये भगवान ना करे कि वो घटना घटी है, मान लो जब वो 40 साल का हुआ तब ये घटना हुँ, घट गई, हुँ। उस दिन उसको क्लेम मिल जाता है? देखो क्लेम तो मिल जाता है, अच्छा, बस ये मैंने आपको बताया सूचित करना चाहिए, कि उस टाइम घटना किस वजह से घटी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कोई बीमारी से डेथ हुई हो, हाँ, नॉर्मल डेथ में तो मिलेगी मिलेगी, उसमें तो उसको कुछ भी होता है। हुँ, बात बीमारी की है कि अगर आपने बीमारी छुपा ली, हुँ, जैसे मेडिकल है, तो जैसे किसी को कैंसर है, हुँ, अब मेडिकल इतना डीपली तो होता नहीं कि उसको कैंसर है या नहीं है। हुँ, उसको पता है कि मुझे कैंसर है, हुँ, लेकिन उसने पॉलिसी ले ली है जानबूझ के हुँ, कि क्लेम मिल जाएगा, हुँ, और कैंसर वाला है तो 3-4 4 साल 5 साल, हुँ, जब 5 साल बाद में क्लेम आएगा, तो उसकी इंक्वायरी, क्लेम से पहले इंक्वायरी करती है। हुँ, इंक्वायरी में अगर वो कहीं से भी उसका कोई भी डॉक्टर सर्टिफिकेट कहीं से ये चीज़ें पकड़ी जाती है कि नहीं इसने 4 तारीख को पॉलिसी ली है और 3 को इसको पता था कि मेरे को ये बीमारी है, हुँ, तो इसको वेरीफाई करेगी, कंपनी भी वेरीफाई करेगी, अच्छा, तो क्लेम रुकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इंश्योरेंस के मामले में आप किसी भी चीज़ को छुपाइए मत। 2 पैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप उनसे अपनी किसी बीमारी को या अपनी किसी फैमिली हिस्ट्री को इंश्योरेंस से छुपाइए मत। हुँ।
तो सर जैसे आपने एक राम और श्याम वाली स्टोरी सुनाई थी कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से थी, कोई आपके इतने साल के अनुभव में आपने जितने भी लोगों को टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जिनको दिलाई, कोई एक ऐसी रियल टाइम सच्ची वाली स्टोरी जिसको सुन के हमारे दर्शकों को सच में इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को वो फील कर सके, उनको मतलब गूज़बम्प्स आ जाएँ कि हाँ यार, सच में भी ऐसा हो सकता है कि कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है और किसी इंसान का कितना बुरा समय आ सकता है अगर सही इंश्योरेंस उसके पास है, तो फ़ायदा, नहीं थी तो वो नुकसान। सर ये मेरे लिए एक अच्छी है कि इतने बड़े लंबे करियर में इंश्योरेंस में मेरे पास में सिर्फ एक ही क्लेम आया। कभी अच्छा! मेरे किसी कस्टमर का क्लेम आया ही नहीं। अरे वाह! तो मैं इस अनुभव से कम गुज़रा हूँ, लेकिन वो एक क्लेम आया वो भी मेरे लिए एक हिस्ट्री है अच्छी। मैं जालोर काम करता था और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में एम्प्लॉयी था, तो तब मैंने एक भील जाति के किसी कस्टमर की हुँ, पॉलिसी बनाई थी। छोटा-सा प्रीमियम था, ₹13,000 ₹13,200 प्रीमियम था और उसमें 5 लाख का उनका कवर था। वो भी उसको बहुत कुछ समझा-बुझा के पॉलिसी बनाई थी। जो कभी-कभी जब टारगेट कम होते हैं तो थोड़ा-सा अधिक समझाना पड़ता है और मार्क्स हाँ, के हिसाब से बना दी। फिर वहाँ से मैं ट्रांसफ़र होके आ गया अजमेर। उसने 2 साल भरी। 30 ही साल का प्रीमियम उसका आया हुआ था। हम उसको कॉल कर रहे थे कि भाई तुम्हारा प्रीमियम आया हुआ है, तुम भर दो। अब इसमें क्या ग्रेस पीरियड मिलता है कि हुँ, आपकी तारीख चली गई है तो आगे के 15 दिनों के अंदर तक आप जमा करवा दो। टर्म इंश्योरेंस में 15 दिन का रहता है और लाइफ इंश्योरेंस में 1 महीने का रहता है। अच्छा, अगर पॉलिसी मिस हो गई, नहीं भर पाए तो भी 1 महीना आपका कवर चलेगा। अच्छा। तो हम उसको तकाज़ा कर रहे थे, उसके पास में पैसे थे नहीं। अब वो प्रीमियम के लिए अपने शायद ससुराल या किसी मित्र के पास में हस्बैंड और वाइफ जॉइंट लाइफ थी पॉलिसी। अच्छा, एक ही पॉलिसी में हस्बैंड और वाइफ दोनों का कवर था। तो प्रीमियम के पैसे लाने के लिए वो बाइक से दोनों वहाँ जा रहे हैं। ग्रेस पीरियड चल रहा था, तारीख तो चली गई और रास्ते में एक्सीडेंट से वाइफ की डेथ हो जाती है। बाइक से गिर जाती है, बाइक से जा रहे थे, बाइक गिर जाती है, वाइफ की डेथ हो जाती है, जॉइंट लाइफ था। 10-15 दिन बाद में मेरा फ़ोन उठाया नहीं, 10-15 दिन बाद में किसी और का फ़ोन आया कि सर ऐसा-ऐसा हो गया और उसमें क्लेम चाहिए। वो जो एडवाइज़र था मेरा उसका कॉल आया था। तो मैंने भी मेरे बॉस से बात की, भाई 15 दिन ऊपर निकल गए हैं, तो ग्रेस पीरियड का मेरे को उतना उस टाइम इतना जानकारी नहीं थी कि क्लेम भी चलता है। मेरे ध्यान में ये था कि हाँ ठीक है, वापस रिन्यू हो जाती होगी। तो वो बॉस ने बोला कि इसमें तो इसका ग्रेस पीरियड पड़ा है, अपन इसको क्लेम दिलवाएँगे। सर 15 दिनों के अंदर उस कस्टमर के खाते में 5 लाख रुपए चले गए और आज भी उस कस्टमर का वो जो जॉइंट लाइफ था ना, उसमें ये प्लान था कि अगर दोनों में से किसी एक की डेथ होगी तो 5 लाख तो उसको मिल जाएँगे और आगे की जो भी प्रीमियम है वो माफ होगा और जब पूरा 20 साल होगा तो मैच्योरिटी पे और पैसे मिलेंगे 10 लाख अच्छा। 5 लाख। हुँ, तो उसको 5 लाख रुपए 12 दिन के अंदर मिले। मतलब उस 12-13 दिन बाद में उसका कॉल आया था और अगले 15 दिन जो थे, उसी महीने में उसके अकाउंट में पैसे चले गए। कस्टमर का खुद का चला के कॉल आया और उसने अपने दोनों बेटों के नाम और पॉलिसी ली। वो पैसे आए थे, बोला सर मैं इंश्योरेंस को अब समझा हूँ। अब समझा। हाँ, और जो प्रीमियम मेरा जो आना था, वो तो माफ हो गया है। हाँ, कि वो तो कंपनी भर रही है। हाँ, तो 13,000 तो वो है, एक मेरे बच्चे का और चालू कर दो। सही बात है। तो वहाँ उसको 2 चालू किए। मेरा तो बस ये एक ही हुआ था। तो वो नहीं वो कहावत भी है ना कि अक्ल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से ठोकर आती है। खाने से आई है। तो उसने जब अपने परिवार के किसी को खोया तब उसको समझ में आया और आज अपने बच्चे के लिए लेने के लिए तैयार हो गया। वो इंसान बिल्कुल। जिसको हम फ़ोन करके समझा फ़ोन रहे थे। करके समझा रहे थे, कम से कम 8 से 10 चक्कर काटे होंगे हमने उस हाँ, टाइम भी। सही है। तो व्यक्ति को जब पता चलता है कि इंश्योरेंस क्या है, हुँ। तब मुझे भी आत्मा से बहुत खुशी हुई कि एक मेरे क्लाइंट को इतना जल्दी क्लेम मिल गया। तो इसमें मतलब अगर मैं इसको मतलब इसका एक सार बोलना चाहूँ आपके हिसाब से तो जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि एक सेवा का भी काम है इंश्योरेंस। सर कितनी अच्छी सेवा है, आप खुद देखिए हुँ, वो जो बिल्कुल हताश हो गया था जिसके पास में 13,000 रुपए भरने के लिए प्रीमियम के पैसे नहीं थे उस टाइम। हुँ, वो लेने जा रहा था किसी से उधार। हुँ, वो भी हमारे तकाज़ा करने पे उसको 5 लाख रुपए मिल गए। हुँ। उसने उन पैसों से बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा, पत्थर खरीदता है वो ग्रेनाइट का अच्छा, उन पैसों से। बात होती रहती है मेरी सही है, और बच्चों की प्रीमियम चालू करवा दी। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं उनके। ये 2018 की बात है। सही है। नहीं तो मतलब इसका मतलब वो जो सार मैं बोलने की कोशिश कर रहा था वो मेरा सार यही था कि अगर आप एक ऑनेस्ट एडवाइज़र हैं, तो आप इसमें पैसे कमाने के साथ-साथ आप रिलेशंस, नेटवर्क और दुआएँ भी बहुत कमा सकते हैं। अभी जितने भी फ़ायदे और ये जो चीज़ें समझ में आई और जो आपने सबसे पहले जो लाइन बोली थी कि एक सेवा का काम है, वो आखिर में प्रूव भी होती है। बिल्कुल, और एक इंसान जब इस फ़ील्ड में रहता है, तो उसके रिलेशंस भी बनते हैं, नेटवर्क भी बनता है, पैसा भी कमाता है और साथ में दुआएँ भी कमाता है। बिल्कुल। अगर ये करियर सच में इतना अच्छा है, तो इस करियर को शुरू करने के लिए क्या सही तरीका है?
और क्या आपकी जो ये श्री करनी कृपा एसोसिएट्स कंपनी जो है, क्या आप लोग किसी भी तरह से लोगों की इसमें मदद करते हैं अगर कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र या फाइनेंस एडवाइज़र बनना चाहे तो? बिल्कुल सर, शुरू करने के लिए हम तो खुद अप्रोच भी करते हैं लोगों को कि आप अच्छा। आइए हमारे साथ जुड़िए, हुँ, हुँ। हम आपको काम सिखाएँगे और बदले में पैसे भी देंगे। तो हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। अगर कोई इंश्योरेंस का काम करना चाहता है तो उसकी एक मिनिमम योग्यता है, उसको 10th पास होना ज़रूरी है। हुँ, हुँ। हम उसको आईआरडी का एग्ज़ाम दिला के उसको आईडी आईडी देते हैं, उसकी बाकायदा सारी कंपनियों की ट्रेनिंगें करवाते हैं। अच्छा। जैसे मेरे पास जो एसोसिएट है 30 कंपनियाँ हैं मेरे पास में जो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस का काम देखती है। ओके। ऐसे ही लोन में भी मेरे पास में 90 प्लस बैंक और एनबीएफसी टाइप है। अच्छा। तो लोन के लिए कोई काम करना चाहता है तो उसको हम सारी बैंकों की ट्रेनिंग दिलाते हैं, उनको आईडी बना के देते हैं, कैसे कस्टमर के साथ में डॉक्यूमेंटेशन कैसे कंप्लीट करना है और कैसे बैंक के साथ प्रोसेस करके कस्टमर को अकाउंट में पैसे जाने तक का क्या प्रोसेस रहता है, उसका हम पूरा उसको 3 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। कोई चार्ज वगैरह हमारा नहीं रहता अच्छा। है। एक-एक चीज़ हम उसको सिखाते हैं। साथ के साथ बैंक से जो पैसे मिलते हैं, हुँ, आप अगर काम करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कमीशन देगी, हुँ, आप लोन का काम करेंगे तो बैंक जो है वो आपको पे आउट देगा। हुँ। तो वो भी हम उनको दिलवाते हैं और कैसे आता है बैंकों से क्या है वो रहता है। पैन इंडिया हम काम करते हैं, 3 तरीके से काम होता है हमारे पास में, या तो आप हमारे एडवाइज़र बन जाइए ओनली, हुँ, तो आपको केवल लीड जनरेट करनी है। लीड हुँ, जनरेट करने के बाद जो मेरी बैक ऑफिस की जो टीम है, हुँ, वो उस कस्टमर से आपके रेफरेंस से हुँ, कस्टमर से बात करेगी और डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके, हुँ, पूरा प्रोसेस करके कस्टमर के अकाउंट में पैसे डालने तक का करेगी और जिसने लीड जनरेट की उसको भी एक-एक चीज़ का फ़ॉलो-अप चलेगा कि आज इसके डॉक्यूमेंट आ गए हैं, आज बैंक वाला जा रहा है, आज उसका लोन अप्रूव्ड हो गया और आज उसके अकाउंट में पैसे चले गए। हुँ। ये हो गया एडवाइज़र के रूप में काम करने वाला। ऐसे इंश्योरेंस में है कि आपको जिसको इंश्योरेंस बनाना है उसका नंबर दे दीजिए। हमारी जो इस चीज़ की जो जानकार टीम है वो उनको कस्टमर को टच कर लेती है। ओके। दूसरा है कोई ऑफ़िस सेटअप करके हमारे साथ काम करना चाहता है। हाँ। तो अगर कोई ऑफ़िस सेटअप करके काम करना चाहता है तो हम राजस्थान में नेटवर्क कर रहे हैं, राजस्थान से अच्छा। बाहर अभी नहीं कर रहे हैं। ओके। तो ऑफ़िस सेटअप या तो है हुँ, पहले से हुँ, हुँ, या नया करना चाहता है तो हुँ, हम उसको पूरा ऑफ़िस के अंदर किस टाइप से ऑफ़िस होना चाहिए, उसके अंदर कैसे बैंकों की आईडी जो है हुँ। वो हम बनवा के देते हैं और बैंकों का पोर्टल जो है वो उनको देके वहीं से उन्हीं के ऑफ़िस से सारा प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अच्छा, तो इस वाले ना ऑफ़िस वाले सेटअप वाले में चार्जेज़ कितने पड़ जाते हैं? सर चार्जेस कुछ नहीं एक ऑफ़िस का किराया और कम से कम 2 स्टाफ तो चाहिए, एक जो हुँ, बात कर सके और एक जो सिस्टम का काम कर सके। ओके। बाकी तो वो जैसे-जैसे सीखेगा हुँ, टीम बढ़ाता रहेगा। अच्छा। तो हमारे तो कोई चार्जेस इसमें है नहीं। अच्छा, आपका कोई चार्ज नहीं है फ्री हमारा कोई गाइड चार्ज करने नहीं का? है क्योंकि हाँ। जो ऑफ़िस लगा रहा है वो तो खुद लगाएगा। हुँ, हुँ, उसको ऑफ़िस का रेंट खुद को देना है, हुँ, स्टाफ का सैलरी है उसको खुद को देना है। हम हुँ, तो ये बताएँगे तुम इन लोगों से जब काम कराओगे तो कैसे पे आउट आएगा और कैसे हुँ। तो प्रोसेस फिर होगा। इसमें आपको कैसे फ़ायदा होगा? हमारी उस चेन में रहेगा वो, हमारे रहेगा जैसे मान लीजिए हमें ₹1 मिल रहा है तो हम 90 पैसे उनको दे रहे हैं, 10 पैसे अच्छा, हमारा अच्छा, अच्छा, बैक ठीक है, ऑफ़िस ठीक को है। वैसा हो जाएगा। शेयरिंग हो गया मतलब एक तरह से शेयरिंग बट हो आप गया तो बहुत मिनिमल अमाउंट ही एक लेते हैं। हमारा वो पार्टनर हो गया। अच्छा, पार्टनर हो गया। हमारे साथ जो जुड़ेगा वो हमारा पार्टनर के रूप में काम करेगा, ओके। कि ये हमारा पार्टनर है। तो हम उसको हमारा ऑथोरिटी वग़ैरह सारा उसको हम देंगे। तो गाइज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज इस वाले पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। हमारी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड डिसीज़न्स कैसे लें, लोन्स लेते वक़्त किन बातों का ध्यान रखें, इंश्योरेंस लें या ना लें, लेते वक़्त किन बातों का ध्यान रखें, लाइफ इंश्योरेंस लें, उसमें टर्म इंश्योरेंस लें या हेल्थ इंश्योरेंस भी लें, कितने अमाउंट की लें, उस वक़्त क्या-क्या चीज़ें आप देख के लें। तो इन सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अगर आप स्पेशली जब परिवार के ब्रेड विनर होते हैं या फिर एक मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन सब चीज़ों के लिए इतने टाइम तक इतना दिल खोल के मस्त मूड में रह के सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं राजेंद्र सिंह जी का बहुत-बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से। और भगवान ने चाहा अगर हमारे बच्चों ने अगर हमसे और कमेंट्स में सवाल पूछे, हाँ, मैं एक ये चीज़ कर सकता हूँ कि आप लोग कमेंट में फाइनेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, सवाल हैं या कोई गाइडेंस वाला जो चीज़ है या फिर आप इसको एज़ अ बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या फिर एक जो एडवाइज़र बनकर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप दिल खोल के कमेंट्स में लिखें। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो मैं सर से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सर हमारे स्टूडियो में आएँ या फिर हम सर के ऑफ़िस में जाएँ और एक नया पॉडकास्ट हम शूट करें, ताकि आपके उन सारे सवालों के जवाब हम डायरेक्ट सर से ही आप तक पहुँचा पाएँ। सो थैंक यू वन्स अगेन सर, आप यहाँ तक आए, हमें इतना टाइम दिया, इतने मस्त मूड से हमसे बातें की, खूब हम लोग हँसे और खूब मज़ा आया और मैंने भी पर्सनली आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने जो डाउट थे वो भी क्लियर किए। और आखिरी में मैं आपकी तरफ से चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ शब्द कहें। धन्यवाद शेखावत साहब जी, आपसे बात करके तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे 2 भाई बात कर रहे हैं और
बहुत सारी बातें मेरे को भी बताने का मजा आया, क्योंकि कई बार हम बताना चाहते हैं, कस्टमर को भी बताना चाहते हैं, तो वो सुनते नहीं है, सुन के इधर उधर कर लेते हैं। हमें भी आज लगा कि कोई सुन रहा है हमें। और बहुत बहुत आभार आपका, आपने बुलाया और इस तरीके के प्रश्न उत्तर किए, जिससे जो ऑडियंस वगैरह वो है, जो आपके और हमारे जो लोग मिलने वाले देखेंगे, तो मैं भी यही बोलता हूँ कि आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। जो आपका लगे अच्छा कीजिए, बुरा लगे बुरा कीजिए, बिल्कुल। लेकिन कमेंट कीजिए। उससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पीछे हैं और हम और क्या कर सकते हैं दर्शकों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। एक बार हमारी टैगलाइन बोल दीजिए कि सपने आप देखो, पूरे हम करेंगे। सपने आप देखो, पूरे सर करेंगे। क्योंकि बात है जज्बातों की। जज्बातों की।